शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम ब्रांड पाकिस्तान, कैसा बॉलर है? आप भी बॉलर हैं। नहीं, बहुत मुश्किल तो नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो उसके रीजन मैं आपको दूंगा हाँ। वही, और लॉजिक भी दूंगा। इमरान खान एक क्रिकेटर जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, जब आप खेल रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या उनका रोल था? एज ए प्राइम मिनिस्टर देखें, और जब उन्होंने क्रिकेट के साथ जो काम किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लड़के बेरोजगार हुए। आमिर की जगह बनती है अभी टीम में? नहीं, इस बॉलिंग अटैक के होते हुए नहीं बन सकती, क्योंकि अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। और किसने गाली दी? पहला बैक ऑफ द हैंड पे इमाद वसीम का आउट गया ना, तो इमाद वसीम ने मुझे ऐसे इशारा किया कि मेरे साथ ये सामने सेलिब्रेशन नहीं करना, मत तेरी बजा बजा। सैफी भाई की जो कप्तानी गई, उसमें क्या खान साहब की भी इन्वॉल्वमेंट है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नाज़िर। क्रिकेटर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, मदद लेते हैं इनसे बच्चे, जवान और ज़ईफ़, क्योंकि पॉडकास्ट में आज आए हैं रुमान रईस। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है? नादिर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छे लग रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। बेहतरीन, ज़बरदस्त। आप तो एक फील्ड में भी एक स्टाइल आप लेके आते हैं जब आप आउट करते हैं, और आप वैसे भी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं। आप हमेशा से अपने ऊपर मेहनत करते हैं। ज़रूरी है बॉस, आपको पता है कि जब आप एक मुकाम पे जाते हैं, हाँ। तो आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हों, आपको देखें तो आपको फॉलो करने की कोशिश करें। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है, मैं लाइफ में कोई भी काम करूं, चाहे वो मेरे बच्चे मुझसे सीखें या सराउंडिंग में मेरे दोस्त यार वो मुझसे सीखें, अडॉप्ट करते रहें कि यार रोमान रईस ये चीज़ करता है, तो हम भी कोशिश करें कि वो चीज़ फॉलो करें। तो आई थिंक ये मेरी शायद थोड़ी सोच है, जिसकी वजह से शायद आपको मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ आज। सर, बंदा अच्छा लगता है, आप इखलाकन भी बहुत अच्छे हैं, मिजाजन भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। Thank और you जो so आप much, काम करते हैं इंसानियत का, उसलिए आप बहुत लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। ये अल्लाह की इंसानियत मेहरबानी है, बिल्कुल ऐसे। बेहतरीन, बेस्ट विशेस। अच्छा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से शुरू करते हैं। बिल्कुल आप उस टीम का हिस्सा थे, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फाइनल आपने नहीं खेला। उसकी क्या वजह है? मतलब एक इंडिया से डर था, डरे हुए थे, इंडिया है, इंडिया के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चौके मारेंगे, मेरी बॉलिंग जाया हो जाएगी, छक्का मार देगा विराट कोहली। क्यों डर क्यों था? नहीं, वैसे तो मैं आपको जनरल बताऊं कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी की जब पहली सिलेक्शन हुई है टीम की, तो मैं उसमें था ही नहीं। हाँ? मैं उस वक्त रमज़ान क्रिकेट खेल रहा था, मेरा T20 का डेब्यू हो चुका था। लेकिन जब पहला मैच हुआ है हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का अगेंस्ट इंडिया, और जब पाकिस्तान हारा है वो मैच, उसमें वहाब भाई को इंजरी हो गई थी, तो वहाब भाई की रिप्लेसमेंट में फिर मुझे कॉल आई थी पीसीबी से कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। तो इंजी भाई की मुझे कॉल आई, मैं रमज़ान में मैच खेला था अपना मोइन खान क्रिकेट अकेडमी पे। इंतजाम की इंजी भाई की उस वक्त इंजी भाई जो वो चीफ सेलेक्टर थे पाकिस्तान टीम के, तो उनकी कॉल आई कि तुम फिट हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो मैंने उनको बताई इस पूरी स्टोरी कि जी मैं रमज़ान क्रिकेट खेल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे एक सवाल और किया कि देखो रमज़ान में तो तुम खेल रहे हो T20 क्रिकेट, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी है वनडे क्रिकेट, तो क्या तुम्हारी प्रिपरेशन है 50 ओवर की? तो मैं इत्तेफाक से ऐसा हुआ था नादिर भाई कि वो रमज़ान टूर्नामेंट में ही हम एक वनडे टूर्नामेंट भी खेले थे, डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट हो रहा था UBL का, तो इत्तेफाक से मेरी वो प्रिपरेशन भी हुई थी 50 ओवर की। तो फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से कॉल आ गई, और सैफी भाई का उसमें बड़ा एक रोल था, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार मुझे ऐसा बॉलर चाहिए रिप्लेसमेंट में जो डेप्थ ओवर्स भी कर ले और जो नया बॉल भी कर ले। तो उस वक्त हम दो में कंपटीशन चला था, मोहम्मद अब्बास, क्योंकि वो नए बॉल के बेस्ट बॉलर थे उस वक्त पाकिस्तान टीम के। लेकिन वहाँ पर सिर्फ ये डाउट हुआ सैफी भाई को कि यार हमें डेप्थ का ओवर चाहिए जो प्रॉपर बॉलिंग करके दे हमें। तो शायद मेरे ख्याल से वो सैफी भाई की एक कहते हैं कि ना कि एक माइंडसेट था कि मेरे पीछे, तो उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल करवाई और मैं पाकिस्तान टीम के लिए फिर वहाँ चला गया। तो मैं फ्लाइट में था और मैं यहाँ यही बात करता टीम से कि यार पाकिस्तान टीम पहला मैच हार गई है, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका से, और अगर पाकिस्तान वो मैच हार जाता तो मेरा जाना और सिर्फ 2 दिन वहाँ रुकना और फिर वापस आना, ऐसा सफ़र होता चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन कहते बाहर हैं हो जाती थी। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जब कोई चीज़ बना रहा होता है सिनेरियोज, तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब वहाँ पहुँचा तो पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड पे साउथ अफ्रीका से मैच जीत गया। वहाँ बारिश हो गई थी मैच में। जब मैं पहुँचा तो हमारे पास एक होप आ गई चैंपियंस ट्रॉफी में कि अगर हम श्रीलंका को हरा देते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द सेमीफाइनल्स। तो खैर जब श्रीलंका से हमारा मैच हुआ उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, हमारी वही बॉलिंग खेली जिसमें आमिर भाई, जुनैद खान, हसन अली और फ़हीम अशरफ खेले। बहुत ज़बरदस्त स्पेल किया उन्होंने, 214 या 13 पे हमने उनको आउट किया और हमारे अर्ली आउट भी हो गए। लेकिन जिस तरीके से उस मैच में सैफ़ी भाई और मोहम्मद आमिर ने बैटिंग की है
मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इनिंग मैंने अपनी लाइफ में देखी है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी इनिंग नहीं देखी जहां पाकिस्तान टीम के 4 से 5 आउट लगे हों और 90-100 के करीब रन चाहिए ये फाइनल की बात कर रहे ये हैं ना? बात कर रहा हूँ मैं राउंड के तीसरे मैच की जो राउंड के श्रीलंका से तीसरे- था। श्रीलंका के साथ, ठीक है, याद हो गया, ठीक तो उसमें ऐसी इनिंग मैंने और भी नहीं देखी कि जहां एक बैट्समैन सेट भी खेल रहा हो और वहां बैट्समैन को आउट करने के चांसेस भी मिल रहे हो, और ऐसे चांसेस नादिर भाई कि शायद हम क्लब क्रिकेट के किसी फील्डर को भी खड़ा कर दें तो वो कैच भी पकड़ ले और वो यूं करके रन आउट मारे तो रन आउट भी हो जाए। तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ों में आपको बोल रहा था कि सिनेरियो बनते चले बन जाते हैं। जाता है। तो यार इतनी लकी इनिंग और बड़ी कॉम्पिटिटिव इनिंग सैफी भाई की, क्योंकि मलिंगा वहाँ से खेल रहा, परेरा वहाँ से खेल रहा, बहुत अच्छी बॉलिंग थी श्रीलंका की। और जिस तरह से आमिर ने पेशेंस दिखाया सैफी भाई के साथ पार्टनरशिप का कि 25 बॉल एक बैट्समैन खेल जाए और उसके 3-4 रन हो या 5 रन हो, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि नॉर्मली आप देखें कि किसी भी क्रिकेट की फील्ड में आप चले जाए, जो वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट होती है ना, तो उसमें टेल एंडर का पेशेंस इतना होता नहीं है। लेकिन वहाँ मेरा ख्याल से मैं क्रेडिट देता हूँ मोहम्मद आमिर को कि जिस तरह से उन्होंने सैफी भाई का मोहम्मद साथ आमिर दिया, तो एक प्रॉपर बैट्समैन था, वो बिल्कुल तो ऐसे ही। न्यूजीलैंड की हमें वो इनिंग याद है, Exactly. मार मार के बुरा हाल कर दिया था न्यूजीलैंड के बॉलर का, शेन बॉन्ड वगैरह वो टकरे मारते थे कि यार ये डैनियल विटोरी को छक्के मारे थे छक्के भरपूर। मारे थे, बड़े खतरनाक ये तो है यार। अभी आप बात कर रहे हैं, ये अभी आप कंटिन्यू करिएगा, लेकिन एक सवाल बीच में ही आ रहा है कि आप पहले कंटिन्यू कर ले, ये है सवाल बड़े मजेगा, ये मैं करता हूँ, आप करें। हाँ, तो फिर ये कि वो बड़ा स्मूथली फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके वो मैच जीते अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा तरीके से वो मैच फिनिश हुआ। देन अब जो आपने डरने वाली बात की है ना कि किस टीम से आप डर रहे थे, हाँ, मैं अगर जेन्युइन बताऊं ना तो उस टीम की सबसे, उस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे खतरनाक टीम थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड की रीजन एक तो होम ग्राउंड, और इंग्लैंड अपने हर मैच में तकरीबन 350 रन करता हुआ आ रहा था और अनबीटन आ रहा था। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने सेमीफाइनल खेलना भी है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप चल रही थी तो शायद मैं डिजर्व भी नहीं करता था कि मैं खेलूं। मैं तो ये हुआ करता कि यार जो हमारे बॉलर खेल रहे हैं ये खेलते जाएं, क्योंकि सबकी फॉर्म लगी हुई थी, मोहम्मद आमिर की, जुनैद खान की, हसन अली खतरनाक की, बॉलर, नो डाउट सारों की फॉर्म लगी हुई थी। इवन कि जगह शादाब का बना पहला, लेना बहुत बड़ी बात है। शादाब खान का पहला टूर्नामेंट था, कोई बड़ा इवेंट आईसीसी का, वो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को तो छेड़ना उस वक्त ऐसा था कि यार कॉम्बिनेशन खराब करने वाली बात। लेकिन कहते हैं ना कि शायद मेरी जिंदगी बदलनी थी अल्लाह पाक ने। तो जब सेमीफाइनल वाला दिन आया तो उससे एक दिन पहले हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मोहम्मद आमिर को हुआ बैक स्पैज़म। बैक स्पैज़म यानी कमर में उनके थोड़ी स्टिफनेस हुई, जिसकी वजह से इन्होंने कप्तान और मैनेजमेंट को कहा कि मैं कल सुबह मैच से पहले देखूंगा बॉलिंग करके कि मैं खेल सकता हूं या नहीं खेल सकता, क्योंकि अगर हम जीत जाते हैं और फाइनल आ जाता है तो फिर मुझे फाइनल के लिए प्रॉपर रेडी रहना है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है। जी, मोहम्मद आमिर। तो फिर उस पर मुझे सैफी भाई ने कहा कि मेंटली प्रिपेयर रहना, जो भी होगा सुबह फैसला होगा। अब पूरी रात नींद ना है कि यार मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मैं रात को 3 बज गए, 3:30 बज गए, मैंने कहा सिर्फ 4 घंटे रह गए ग्राउंड जाने में, यार अब थोड़ा तो सो जाओ। फोन कर लेते हैं आमिर को, क्या प्रोसेस नहीं, वो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ना बॉस, आपको पता है जब आप टीम है तो आपको सिलेक्शन, जब प्लेइंग 11 की टीम जो होती है वो फिर आपको सुबह टॉस से पहले 1-2 घंटा पहले पता चल जाती है। अच्छा, तो वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पहुंचे ग्राउंड तो फिर उन्होंने बॉलिंग करके देखा तो उन्होंने कहा यार मैं आई एम नॉट ओके, आई एम फीलिंग नॉट वेल। तो मिकी को उन्होंने बोला कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। देन मिकी आर्तर मेरे पास आया टॉस से 45 मिनट पहले, उसने कहा रोमान यू आर प्लेइंग। मैंने कहा ओके। वहाँ मैंने सबसे पहले तो मेरा हार्ट जो है ना वो तेज़ हो गया कि यार सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड, आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल। मैंने कहा मैच तो बहुत मुश्किल है बॉस, और सबसे मुश्किल टीम है। और सबसे बड़ी बात जो मुझ पे सबसे बड़ा प्रेशर था ना नादिर भाई, वो ये था कि आप उस वक्त के नंबर 1 बॉलर को रिप्लेस कर रहे हो। आमिर नंबर 1 था, नो डाउट। उस वक्त आप एक जो रैंकिंग आमिर में की- या नहीं, रैंकिंग में नहीं, दुनिया में जिसकी हाइप है, हाँ, मोहम्मद आमिर की आप दुनिया की बैट्समैन की तारीफ सुन ले, हाँ, हर हाँ। किसी ये बोलता है यार सबसे मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर हमने फेस किया। सही है। तो एक उस चीज का प्रेशर मैंने ज्यादा लिया कि यार मेरा डेब्यू तो जो है वो तो है, लेकिन मैं रिप्लेसमेंट किसकी हो रहा हूँ कि मुझे नए बॉल से भी बॉलिंग करनी है, क्योंकि वो नए बॉल से उस वक्त अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो खैर मैंने अपनी जो इंसान एक एज ए मुस्लिम होने के नाते दुआएं शुआएं पढ़ता है वो पढ़ा के मैंने अपनी वहाँ बॉलिंग शुरू करी। अल्लाह का नाम लिया, टॉस जीत के हमने बॉलिंग की, पहला ओवर स्टार्ट किया, अल्लाह का नाम, मैंने सिर्फ ये दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह पाक मेरी इज्जत रखना, इस मुल्क की इज्जत रखना। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपने आप को ये मैसेज दिया कि रोमान रईस साहब आज तक जो एक बचपन से बॉलिंग करते आओ ना जिस माइंडसेट के साथ, चाहे वो नेट पे करते हो, चाहे वो क्लब मैच में किए, चाहे वो डोमेस्टिक में किए, चाहे वो T20 में किए, उसी माइंडसेट के साथ सिर्फ उस एरिया को देखना जहाँ तुम बॉल फेंकते हो, ये नहीं देखना कि सामने कौन खेल रहा है, क्योंकि सामने तो फिर एलेक्स सेल्स, जॉनी ब्रेस्टो,
जॉय रूट, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, जॉनी सिंस, नहीं हाँ, सॉरी, no, अच्छा no. वो मैं कहीं और चला गया, जॉनी ब्रेस्टो। जॉनी प्रेस्टो, हाँ, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब ये बैटिंग लाइनअप सामने हो तो आपको फिर कहीं ना कहीं ये आता है यार कि मैंने कहीं भी गलती की तो मुझे मार पड़नी है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा कि मैंने ब्रेक थ्रू दिलाया पाकिस्तान को, एलेक्स हेल्स को आउट किया अपने तीसरे ओवर में। उसके बाद एक और मैंने अगले ओवर में विकेट का चांस निकलवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अजहर भाई से शॉर्ट मिड विकेट पे कैच ड्रॉप हुआ जॉनी ब्रेस्टो का। कोई बात नहीं, गेम का स्टार्ट था, सैफी भाई ने बोला कोई नहीं, तू बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बस फोकस कर, डंडों से बाहर बॉल ना कर। मैंने कहा ठीक है सैफी। मैंने 4 ओवर किए, कोई 18-19 रन दिए 4 ओवर में। उसके बाद सैफी भाई ने मुझे रोक दिया, फिर मैच चलता रहा। फिर शेटी ने बीच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, फिर माशाल्लाह जुनैद खान ने बीच में बहुत अच्छी बॉलिंग की। उस विकेट पे कार्डिफ पे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई एज ए बॉलिंग यूनिट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम लोग को आपको पता ही है कि रिवर्स जब हो रही हो बॉल तो हम लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होता है, अच्छा स्पेशली जब पाकिस्तानी बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग, क्योंकि हम लोगों को रिवर्स करने का आइडिया बहुत अच्छा है। रिवर्स स्विंग की बात हो रही है, क्योंकि आप अगर जनरेशन से उठा के देखें, चाहे वो इमरान खान से हो, वसीम भाई से हो, पाकिस्तानी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस किया है उन्होंने। तो जब मिडिल ऑफ द इनिंग में जब रिवर्स शुरू हुआ ना, तो फिर एक और होप आ गई कि यार अब अपनी मतलब की कंडीशन बन गई है, अब सामने कोई भी हो रिवर्स करना, यॉर्करें मारनी है, दबा के लेंथ बॉल करनी है, इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नादिर भाई, न मैं और जुनैद खान आखिरी के 10 ओवर किए हमने, और बेन स्टोक्स सेट खड़ा हुआ था, उसने 65 बॉलें खेली और सिर्फ 35 रन बनाए। यानी ये वो लेवल था हमारे उस वक्त बॉलिंग का। तो हमने उनको कोई 235 रन पे ऑल आउट किया। उसके बाद अजहर भाई ने जिस तरह से स्टार्ट किया, बेहतरीन स्टार्ट किया, फिर बाबर बहुत अच्छा खेला बीच में, वो हम कन्वेंशनली मैच जीत गए। अब जाहिर है जब इंडिया का मैच आया, इंडिया पे आ जाओ भाई, मेरा फेवरेट टॉपिक है इंडिया। अब आप हाइप देखें, मैं कहीं नहीं था टूर्नामेंट में और लोग इंडियन मीडिया पे बात कर रहे हैं कि रोमान रईस एक ऐसा बॉलर है जो नए बॉल से स्विंग भी करता है, इसके पास वेरिएशन भी बहुत है, ये स्मार्ट बॉलर है। तो अब इंडियन बैट्समैन को तो संभल के रहना पड़ेगा, ये बड़ा होशियार बॉलर है। सौरव गंगोली ने भी तारीफ की थी। एग्जैक्टली, कपिल देव बहुत डेंजरस बॉलर है। यस, कपिल देव ने ये कहा था कि पाकिस्तान में तो ऐसा मसला है कि अगर कोई उनका बड़ा बॉलर इंजर्ड भी हो जाए तो किसी भी गली से उठा के जाओ तो पाकिस्तान का बॉलर वर्ल्ड क्लास ही बन जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट होना, सुनना, तो फिर ये चीजें आपको मोटिवेट करती है, कॉन्फिडेंस देती है। तो ये सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आ रही, तो फिर अपना भी कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर गया। हमने कहा नहीं यार, जब इतनी बात हो रही है तो इट्स मीन कि हम में कुछ है, तो हम यहाँ हैं। बिल्कुल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हुई। लेकिन मैं कहता हूँ कि शायद मैं खेला या नहीं खेला, लेकिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट स्पेल मैंने जो आई विटनेस लाइव देखा है ना मैच, वो देखा है मोहम्मद आमिर का भाई, फाइनल वाला। यार मतलब रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, सारे टॉप फॉर्म में थे प्लेयर, और कमाल की उसने बॉलिंग की बंदे ने। मैं कहता हूँ कि मैं ये गम भूल गया कि यार मैं फाइनल नहीं खेला। वाह, रीजन कि यार उसकी बॉलिंग देखने का जो नशा था ना उस वक्त, लाइव बैठ के मैं, अहमद शहजाद, फ़हीम अशरफ, हम तीनों बैठे थे डगआउट में, और इत्तेफाक से बैठे हुए ऐसी जगह थे कि सेंटर ऑफ द विकेट पे मैच था, डगआउट पे हम यहाँ बैठे थे, तो उसका स्विंग, ये वो हर चीज दिख रही थी, नशा आ रहा था देखने का। इवन सैफी भाई भी ये बोल के गए कि मेरी जिंदगी का सबसे फाइनेस्ट स्पेल टू भी, हाँ बिल्कुल जेन्युइन बात है ये। अगर सरफराज भाई विकेट के पीछे खड़े होने वाला बंदा ये बात कह रहा है तो हम तो फिर बाहर बैठे थे, हम तो आई विटनेस है ना कि हमने लाइव देखा उसमें। वाह वाह, तो क्या कमाल बॉलिंग की उस दिन मोहम्मद आमिर ने, मैं कहता हूँ ब्रिलियंट। तो फिर उसके बाद आपको पता है, लेकिन मैं ये बताऊँ आपको, वो जो एक ग्राउंड का एनवायरनमेंट था ना, फाइनल वाले जब हमने 335 कर भी दिए नादिर भाई, 335 पे भी इंडियन बैटिंग लाइनअप या कैपेबल थी कि वो कर, हाँ कैपेबल थी कि वो कर सकती थी। और दूसरा, पाकिस्तानी क्राउड तो कोई नजर ही नहीं आ रहा था, नीला हुआ था सारा, सब ब्लू। लेकिन जैसी आमिर ने पहले रोहित को आउट किया, फिर कोहली को आउट किया, उसके बाद फिर धोनी को, उसको शिखर धवन को आउट किया, ऐसे स्प्रेड हुआ है ब्लू से ग्रीन में सारा कुछ क्योंकि उनकी मेन कोर है ना, वो 3 मेन प्लेयर थे जो रन कर रहे थे, और ऑडियंस जाना शुरू हो और ऑडियंस ने रास्ता पलटा अपना कि भाई निकलो बस यार यहाँ से, क्योंकि बहुत अब जलालत होने वाली है। सही है। और उसके बाद जो नारे सुनने में आए पीछे पाकिस्तानियों के, कमाल, ओ भाई फिर तो वो जो मॉल बना है। लेकिन उसके बाद बीच में जब एक हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप लगी भी जडेजा के साथ, लेकिन मैच बहुत दूर था, बहुत दूर था। उस वक्त तक पाकिस्तान ले गया। फिर वो शादाब ने जो युवराज सिंह को लेग बिफोर किया, और जो उसने कहा सैफी भाई पैड लगाए, कॉन्फिडेंस शादाब, हाँ वो आज तक वो वाला कॉन्फिडेंस, यानी एक यंग बच्चा जो 18 साल का बच्चा है, जो पहला इवेंट खेल रहा है, इतना बड़ा फाइनल प्रेशर मैच, युवराज को उसने लेग बिफोर किया, और कह रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ कि पहले पैड लगाए। हाँ, और सैफी भाई डाउट में थे, तो सैफी भाई ने कहा चल यार तू कह रहा है तो लेते हैं, वरना सैफी भाई नहीं ले रहे। हाँ, वरना वो उतना मतलब श्योर नहीं थे, क्योंकि वो ऐसा लगा था कि शायद इनसाइड एज पैड पे लगा है, लेकिन वो डायरेक्ट पैड पे लगा, उसको इतना कॉन्फिडेंस लिया रिव्यू, और हम
उसको आउट कर गया, क्योंकि यूवी भी अच्छी फॉर्म में ही था। फिर धोनी जब आउट हुआ तो उस वक्त तक तो मैच बहुत सीधा हो गया था। लेकिन आई थिंक मेरे पूरे करियर का या उस टीम में जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर जो अभी भी ये बात कहते हैं कि यार पाकिस्तान की जो भी हम प्लेयर थे जितने उस वक्त, सबसे बेस्ट मेमोरी है और सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस वाला टाइम था, क्योंकि पाकिस्तान 2009 के वर्ल्ड कप के बाद 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता। तो 8 साल का जो वो गैप था ना, उसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस आईसीसी के इवेंट्स में हमारी आ नहीं रही नहीं थी, सही। चाहे वो 2013 का वर्ल्ड कप ले लें, 11 14 का ले लें, 15 का ले लें, 11 कहीं का तो हम मोहाली। क्वालिफाई भी नहीं करे राउंड में। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बड़ी सक्सेस थी हम सब के कैरियर के अंदर, और मतलब वो ना भूलने वाली यादें जो अल्हम्दुलिल्लाह वो चैंपियंस ट्रॉफी की रही। और बाकी किस्सा तो मैंने नो डाउट सुना ही है सैफी भाई के मुंह से, अगर मैं वो रिपीट करूंगा। आप कुछ और बताए ना, आपकी क्योंकि- भी तो एक मेमोरी हाँ, होगी बिल्कुल ना ऐसा यार। ही है, जैसे आज उन्होंने जीत गए। सारी चीजें बताई ना। ग्राउंड पे ही रहते हैं, प्लेयर्स का क्या था, उनकी भाई क्या पहले तो मामला मेरे था? हाथ में था झंडा। हाँ। मैंने क्राउड में मेरा जानने वाले बैठे थे, मैंने उनसे उतारा झंडा। जब आखिरी आउट होने लगा ना, तो मैंने कहा यार झंडा दे दो। मैंने झंडा ऐसे पकड़ा और आखिरी विकेट हुई है जो हसन अली ने आउट की है, मैं भागा हूं सीधा ग्राउंड में झंडा लेके। और उसके बाद जो हमने फिर सजदे किए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और फिर जो एंजॉयमेंट किए, कमाल। फिर हम ड्रेसिंग रूम में आ जाते हैं। फिर ड्रेसिंग रूम में हमने पानी की बोतलें उछाल उछाल के पूरा ड्रेसिंग रूम को गीला कर दिया। कोई शर्टें उतार के घुमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मतलब इंडिया को हराना आईसीसी के इवेंट में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, क्योंकि ऐसा कभी हमारे साथ हुआ ही नहीं था, और वो भी फाइनल में। और फिर वो भी इतनी डोमिनेटिंग विक्ट्री कि कभी भी शायद इतने मेजर इवेंट में कभी कोई इतनी डोमिनेटिंग विक्ट्री हुई नहीं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मोमेंट था ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसके बाद तो हमारा ऐसा लगता है कि ग्राउंड से हम निकल रहे हैं तो सिर्फ इंग्लैंड भी लग रहा था कि पाकिस्तान है बॉस। हाँ, बाहर बसों के आगे पीछे रश, ये वो, जहाँ तक बस जा रही है पीछे नारे चल रहे हैं। होटल पहुंचे तो होटल के बाहर पाकिस्तानियों का रश, ओवरसीज पाकिस्तानियों का। और मैं आपको बताऊं, वो रात 12 बजे तक रश लगा रहा है, क्योंकि जो प्लेयर्स आए रहे अपनी अपनी फैमिलीज के साथ भी थे कुछ प्लेयर्स। तो जो थे, जैसे जब गए लोग फ्रेश अप होते रहे, फिर अपने खाने पे निकल गए, कोई कहीं निकल गए, तो लोगों को इंतजार था कि यार चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग लड़के आ रहे हैं तो इनका जरा प्रोटोकॉल देना है। तो आई थिंक कि वो मतलब आउट ऑफ द वर्ड्स है यार, वो जो मोमेंट है ना नादिर भाई, चैंपियंस ट्रॉफी का कमाल है। नहीं, वो तो हमें याद है। उसके बाद फिर क्या वो जो बात सैफी भाई ने एक बात बताई थी, अभी इंटरव्यू में सुन रहा था कि जब हम जैसी जहाज में बैठे, दुबई एयरपोर्ट पहुंचे, जी। बिजनेस क्लास से हमें मिल रहा है फिर फर्स्ट क्लास लाउंज, कमाल प्रोटोकॉल। हाँ, वहीं से शुरू हो गया था। कि उसके बाद अच्छा सैफी भाई ने तो ये किस्सा बताया था, तो मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना रश होगा। उसकी रीजन ये थी कि रमजान का महीना था, सहरी के टाइम पे हमने पहुंचना था। हमने कहा यार कौन आएगा मतलब हम लोग को वेलकम करने, फैमिली आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली भी सहरी वेरी करेगी। तो मैंने अब्बू को फोन करके बोला, मैंने कहा अब्बू आप टेंशन लेना, मैं आ जाऊंगा बस में, उसमें अपने कैब करके, बस में FFF उठा, हाँ वो मैं ये कैब करके आ जाऊंगा, कोई मसला यार नहीं। आपको क्या लग रहा है, पूरा पाकिस्तान एयरपोर्ट आया हुआ? मैं तो मतलब उस फीलिंग में था ना कि शायद सहरी का वक्त कोई होगा नहीं। लेकिन नादिर भाई जैसी जहाज लैंड हुआ है और जहाज का दरवाजा खोल के हमने वॉक शुरू करी है, और जैसी आप उस कॉरिडोर से निकलते हैं प्लेन वाले, यार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं आपसे तो जो जैसी रहा हूं, मैं और क्या सैफी moment भाई है। उस कॉरिडोर के गेट से बार-बार में राइट देखा है, तो लोगों का हजूम वहीं से शुरू हो गया था। एयरपोर्ट की सारी जो आपकी पुलिस होती है, जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते हैं, सब लोगों का रश। और आप बिलीव करो कि उस जगह से लेकर गाड़ी तक पहुंचने में हमें 2.25 घंटा लगा है, जिसमें हमें ना अपने सामान की फिक्र, ना हमें अपने बैग्स की फिक्र। अब जाहिर है सैफी भाई के साथ फैमिली, तो सैफी भाई और हम लोग यही बात करें यार पहले फैमिली को हमारी सेव कर दो। हमारी खैर है, मैं धक्के भी लगे मसले, लेकिन बच्चों का साथ है और वाइफ है उनकी, तो हमने कहा भाभी और इन लोगों को सेव करो पहले। तो उनको पहले साइड से आराम से सही निकलवाया, किया। क्योंकि फैमिली प्रायोरिटी फर्स्ट है हर जगह। नहीं वो तो। और फिर तो जब हम बाहर निकले और जो पोस्टर हमने देखे और जो बैंड बाजे वाला, रमजान है और ढोल बज रहे हैं बाहर सहरी के टाइम पे, यार कमाल, मतलब मैं बता नहीं सकता। खैर मैं तो अलग रास्ते निकल गया अपने घर, मेरा घर तो बहुत करीब है एयरपोर्ट से, लेकिन सैफी भाई के घर जो भी रश लगा, जो अवाम ने शोर किया, और वो बता भी रहे थे कि रात से 12 बजे से उनके घर पे रश लगा हुआ था। आप बिलीव करो मेरे साथ एक फैमिली की गाड़ी पीछे आई, वो फैमिली लाड़काना से आई भी थी यार वेलकम करने नादिर भाई, माशाल्लाह। और वो आए, उन्होंने हमें बताया, तो फिर मैंने उनको अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की शर्ट साइन करके दी। मैंने कहा ये आपकी मोहब्बत है कि यार आप लोग लाड़काना से हमें वेलकम करने आए हो, तो ये आप मेरी तरफ से तोहफा रखो। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उनको एज ए गेस्टर मैंने कहा नहीं यार, कोई इतनी तकलीफ उठाकर आया एक बंदा हमारे लिए वेलकम करने, इतनी मोहब्बत दे रहा है, तो चलो आपको ये एक बहुत बड़ा तोहफा मेरी तरफ से कि चैंपियंस ट्रॉफी की शर्ट मैंने उनको साइन करके दी। वाह। आउट करने के बाद आप जो यूं खड़े हो जाते हो, उससे क्या प्लेयर्स की हटती भी है, तपते भी हैं क्या? नहीं, कहाँ से लाए? शुरू में हटी है लोगों की, हाँ, बिल्कुल हटी है,
कि यार ये बड़ा एरोगेंट स्टाइल दे रहा है, ये आउट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आउट करने के बाद ये ऐसे भी खड़ा जाता है जैसे कोई मसला नहीं था बैट्समैन को आउट करने के लिए। किसकी हटी? यार सबसे पहले जब मैंने PSL 2 में ये सेलिब्रेशन किए ना, वो मैंने किए अगेंस्ट ब्रेंडन मैककलम। सही है। मैंने उसको बॉल किया, फील्डर लिया पीछे शॉर्ट ऑफ स्क्वायर लेग पे, मैंने उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की, उसने मिड विकेट पे मारने की कोशिश की, बॉल थोड़ा रुक कर आया तो इसका एज लगा तो स्क्वायर लेग के हाथ में गई। ठीक है। अब कैच पकड़ा ना तो मैंने हाथ बांध के पीछे में ऐसे खड़ा हो गया खामोशी से। कैसे कैसे फिर से हाथ बांधे? अब मैंने ऐसे हाथ किया और मैं यूं खड़ा हो गया, हाँ। मैं हंसा भी नहीं ना। तो ब्रेंडन मैककलम ने मेरी आई कांटेक्ट हुआ तो मुझे वो फक ऑफ बोलता हुआ गया और ठीक ठाक बोलता गया क्या तूने आउट किया मुझे, ये वो ना, ये कौन सी बॉल थी। अब मैं तो खैर मैं सोच के आया था कि ये सेलिब्रेशन तो करनी है, लोगों को पसंद आनी है। हमें क्या पता था वो लोगों को पसंद कम गालियाँ ज़्यादा पड़नी है। अच्छा। अब वो लोगों ने शुरू कर दिया ना। मैं जब मैच खेलने के बाद वापस आया होटल तो मैंने जब देखा ट्विटर व्विटर सारा, तो यार ये कौन सा ये स्टाइल है, ये तो बड़ा एरोगेंट है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। उसके बाद मुझसे फैजान लखानी ने PSL के दौरान ये इंटरव्यू में पूछ लिया कि आपने जो सेलिब्रेशन स्टाइल ये क्या है। मैंने कहा भाई, मैंने ऊपर लॉजिक दी। मैंने कहा T20 फॉर्मेट इतना फास्ट गेम है कि आप अगर किसी बैट्समैन को आउट करते हैं ना तो आपको कूल ही रहना चाहिए भाई, वरना नगला बैट्समैन आके आपको अगली बॉल पे छक्का मार देगा तो आपके एग्रेशन का क्या फायदा। सही है, बिल्कुल। क्योंकि T20 फॉर्मेट बहुत तेज हो गया है, बहुत तेज हो गया। आप एक बॉल पे आउट करते हो, अगली बॉल पे आपको छक्का लग जाता है तो आपका सारा का सारा एटीट्यूड नीचे। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये कि मेरी खुद की पर्सनैलिटी थोड़ी काम है, तो मैंने कोशिश ये की हुई है कि यार मैं आउट करने के बाद रिलैक्स रहूं ताकि मेरा फोकस ना टूटे और मैं जब वापस बॉलिंग रनअप पे जाऊं तो मैं अपना अगला बॉल दोबारा फोकस करूं। तो ये मेरे पीछे एक लॉजिक है। और किसने गाली दी? उसके बाद हमारा प्लेऑफ चल रहा PSL 2 में ही। हाँ। मैं कराची किंग्स के खिलाफ खेल रहा, मैंने पहला आउट ऊपर से क्रिस गेल को किया। उसके बाद फिर आखिरी ओवर में मैंने सुहेल खान, कैरन पोलार्ड, इमाद वसीम, इन तीनों को आउट किया एक ही ओवर में। तो जब मैंने पहला बैक ऑफ द हैंड पे इमाद वसीम को आउट किया ना तो मैं सेलिब्रेशन में करके खड़ा हो गया। तो इमाद वसीम ने मुझे ऐसे इशारा किया कि मेरे साथ ये सामने सेलिब्रेशन नहीं करना, मैं तेरी बजा दूंगा। फिर उसने थोड़ी सी अब्यूज़ भी किया मेरे साथ, तो मैं हंस रहा हूँ। मैंने कहा मैडी भाई क्या हुआ, ये तो मेरी सेलिब्रेशन है। कहे नहीं मेरे साथ नहीं करना, ये मैं तुझे बता रहा हूँ मेरे साथ नहीं करना। कह के वो चला गया। अच्छा जी कोई बात नहीं। लेकिन बाद में जब मैं मैच के बाद गया मैंने कहा मैडी भाई मेरा सेलिब्रेशन स्टाइल है। कह रहा हाँ यार वो मैच ऐसा लगा हुआ था, हिट ऑफ द मोमेंट मेरे से निकल गया, मुझे अंदाजा है। वो पीछे मुझे इन लोगों ने भी बोला कि यार उसकी तो सेलिब्रेशन है, तो क्यों गुस्सा हो गया उस पर, क्योंकि वो टीवी पे बहुत चली है, बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो। उसके बाद ऐसा सीन हुआ नादिर भाई, हम वो मैच भी हार गए। खैर हमने 125 पे उनको ऑल आउट किया, हम मैच हार गए। मैच हारने के बाद आखिरी विकेट मोहम्मद आमिर ने मेरी ले ली। अब जब मेरी विकेट ली तो मोहम्मद आमिर ने मेरा वाले सेलिब्रेशन मुझ पर कर दिया। हाँ याद है, जो मोहम्मद आमिर ने आउट करने के बाद मुझे यूं किया। अच्छा अब हुआ सीन ये, उन्होंने तो मेरा मोक कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मोक करना मोहम्मद आमिर का मेरी सेलिब्रेशन को यहाँ ले जाएगा। उसके बाद तो लोग ऐसे दीवाने हुए हैं कि लोग बोलते हैं आपकी बॉलिंग छोड़ो, आपका सेलिब्रेशन स्टाइल बहुत अच्छा है यार रोमान। खुदा की कसम मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे जो मिलता है ना, अभी भी मेरा कोई फैन यार रोमान भाई आपका सेलिब्रेशन स्टाइल बहुत अच्छा। मैंने कहा यार बॉलिंग की भी थोड़ी तारीफ कर लो भाई, बॉलिंग भी इतनी कैपेबल तो है कि तारीफ के काबिल है। नहीं, बिल्कुल है। अभी भी आप यकीन करें PSL में मेरा कमबैक हुआ लास्ट ईयर मुल्तान सुल्तान से। तो जब मैं पहला मैच खेला तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मेरा पहला मैच, जो जिस टीम के साथ मैं 6 साल से खेल रहा हूँ। तो सब ने मुझसे सवाल किया ये टीम तुम्हारी, तुम इसके खिलाफ खेलोगे तो तुम क्या सेलिब्रेशन करोगे इसके खिलाफ। उस पर मैंने उनको कहा कि मैं इस टीम के खिलाफ सेलिब्रेशन नहीं करूँगा क्योंकि इससे मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट है, ये मेरी फैमिली की तरह टीम है। हाँ उसके अलावा किसी भी टीम के खिलाफ आउट करूँगा लेकिन इस टीम के खिलाफ नहीं। तो मैंने उस टीम के खिलाफ सेलिब्रेशन नहीं की, मैंने ऐसे खड़ा हो गया। जैसे आउट करने के बाद मैंने यूँ किया कि मैं सेलिब्रेशन नहीं करूँगा। यार तो वो खैर मेरा एक गेस्चर था अपनी टीम को, ट्रिब्यूट था कि यार नहीं आपके साथ मैंने इतना टाइम गुजारा है, आपकी फैमिली जैसा माहौल है मेरी टीम में। और मतलब कमाल वो इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रेंचाइज है कि जब मुझ पर बैट पैच भी आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, मुझे बॉलिंग कोच भी बनाया, सब कुछ किया। अच्छा बैट पैच पे ही आप आए हैं तो बैट पैच पे मैं आपसे पूछता हूँ, इंजरी हुई इस पर जरा खोल के बताएं। वो जो इंजरी डॉक्टर आया था वो आपके दूसरी टांग देखने लग गया था, अभी जो मुझे आपने ऑफ कैमरा बताया, बड़ा फ़नी सा वाक़या है ये। और इंजरी के वक्त आपको सपोर्ट किसने किया है टीम में से, और उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था, और इंजरी हुई कैसे, ये तीनों सवालों के जवाब। नादिर भाई इंजरी तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान था उस टूर्नामेंट में PSL 3 में। मैं तीसरा मैच हम लोग शारजा में खेल रहे थे, बारिश हुई भी थी ग्राउंड में, तो मैच थोड़ा आधा घंटा डिले हुआ लेकिन ग्राउंड बहुत सॉफ्ट था। तो मैं शादाब बॉलिंग कर रहा था, मैं मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहा था, तो केविन पीटरसन ने ड्राइव मारी तेज़, तो मैं नॉर्मल भागा बॉल रोकने के लिए, तो बॉल थोड़ा क्विक था तो मैंने डाइव मारी ना, तो मेरा घुटना जो है ना वो बिल्कुल ज़मीन में तकरीबन 6-7-5 इंच ना नीचे चला गया।
तो जैसे ही वो स्टक हुआ ना, मतलब मुझे तो उसी वक्त अंदाजा हो गया, मैंने कहा बॉस गया घुटना। अच्छा, क्योंकि जब वो लगा वो ज़मीन पे और जो मैंने बॉल रोकी, मैंने बस लेटे लेटे थ्रो कर दी, लेकिन वो शदीद इतना पेन हुआ, मेरा स्वेलिंग वहीं आ गई और उसके बाद मैं लेट गया, मैंने खड़ा ही नहीं हुआ। वहीं पे मिसबा भाई आ गए, जेपी डुमिनी आ गया कि यार तू खड़ा होने की कोशिश तो कर। मैंने कहा मिसबा भाई मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। तो फिर वो एरन एलकॉट, वन ऑफ द बेस्ट फिजियो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का और पीएसएल में हमारे साथ थे, तो उन्होंने जब आके चेक वेक किया, चेयर पे बिठाया, उन्होंने कहा ये काबिल नहीं है अभी वॉक करने के, इसको स्ट्रेचर मंगाना पड़ेगा। तो फिर ग्राउंड में स्ट्रेचर आया, स्ट्रेचर मुझे लेकर गया और फिर मैं जाके वहाँ पर स्ट्रेचर पे लेट गया। तो उसने पूरा चेक वेक किया, उसने कहा कल सुबह स्कैन करेंगे, अभी तो फील्ड में नहीं जा सकता। तो जब मैं अगले दिन पहुंचा तो अगली टीम से शेन वॉटसन पीएसएल 1-2 में हमारे साथ थे। तो आप यकीन करो वो तक आ गया था मुझे देखने के लिए कि इसको हुआ क्या है, ये वापस फील्ड में क्यों नहीं आया। तो शेन वॉटसन आया तो उसने मुझे चेक वेक उसने देखा यार कि ये बच्चा तो बड़ा तगड़ा है, इसका फॉर्म चल रही है, पीक चल रहा है, ऐसा इंजरी हो जाए कि इसकी थ्रेटनिंग इंजरी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक दो बॉलर ऐसे हुए हैं जो इंजर्ड हुए तो वो वापस ही नहीं आ पाए क्रिकेट में वापस। तो खैर ये बड़ा डेंजरस इंजरी थी, लेकिन उसके बाद जब स्कैन हुए तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं यार ये 6 महीने क्रिकेट नहीं खेल सकता। सही है। अच्छा 6 महीने का अब हो गया, डिसाइड हो गया कि भाई 6 महीने क्रिकेट नहीं खेलनी। तो अब मेंटली मैं प्रिपेयर हो गया कि यार अब घर जाना है, घर जाके 1 महीना प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रिहैब स्टार्ट करना है। सही है। तो खैर वो PSL हम 3 जीत भी गए फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं घर आया ना तो जब 1 महीना जब मुझे तो मेरे माइंड में था कि 1 महीना लेटना है, आराम करना है, कोई बात नहीं, लेकिन वो टाइम नहीं गुजर रहा था नादिर भाई। क्योंकि एक बंदा जो इतना मुसलसल क्रिकेट खेल रहा हो, हर जगह मसरूफ़ हो, पाकिस्तान टीम में, लीग्स क्रिकेट में, और वो सडनली आके बैठ जाए और फिर कोई पूछने वाला भी ना हो। सबसे जो अपसेट वाली बात थी ना मेरे लिए, जो मुझे दिल को लगी, कि जब मैं इंजर्ड होकर घर वापस आया हूँ तो मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा किसी एक बंदे ने फ़ोन करके नहीं पूछा कि तेरा हाल क्या है। वहाँ जो है ना, मतलब मैं टूट गया कि यार ये हुआ तो हुआ क्या है, कि ठीक है इंसान हूँ मैं भी, अगर मैं अच्छा खेल रहा था या मैं बुरा भी था लोगों की नज़र में, कम से कम हमदर्दी ये तो रख लो कि यार फ़ोन करके पूछ लो कि क्या हाल है। तो वहाँ मुझे थोड़ा लगा कि शायद यार ये चीज़ अब शायद मैं लोगों को पसंद नहीं था, या मैं सर्किट में जो मेरे साथ थे बस मैं अच्छा कर रहा था तो इसलिए खेल रहा था, वरना शायद मैं ना खेल पाता। फिर फैमिली भी, आपको पता है जब आप यूँ जाते हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास शोहरत आ रही है, आपके पास मीडिया घर पे आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, और सडनली सब कुछ गायब हो जाए तो घर वाले भी डिस्टर्ब कि यार अब क्या होगा। और घुटना दिन ब दिन पानी की वजह से, जो पानी निकला ACL से मेरा, वो स्वेलिंग की वजह से सूजा जा रहा, पैर सूजा जा रहा। तो खैर वो ट्रीटमेंट रिहैब करता रहा, खामोशी से करता रहा। किसी को कोई मैंने चीज़ नहीं दिखाई कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, खामोश होके बिल्कुल अपनी मेहनत करता रहा। 7-8 महीने के बाद फिर मुझे हिम्मत हुई कि मैं थोड़ी अब चल फिर के वॉक करके बॉलिंग करूँ। फिर बॉलिंग शॉलिंग स्टार्ट करी, सारा कुछ किया। अल्लाह की ऐसी करनी हुई कि फिर मैं PSL में दोबारा वापस आया, लेकिन मैं अपनी अप टू द मार्क फिटनेस में था ही नहीं। मेरा वेट जहाँ मैं 80 पे छोड़ के गया था, मैं 92 पे खेल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब मेरा टाइम ख़त्म, अब बहुत मुश्किल है। और फिर जब मैं PSL का मैच खेला तो मैं मैच खेलने के बाद मेरी कमर लॉक हो गई प्रॉपर तरीके से। मैंने कहा नहीं यार ये तो गया मैं, क्योंकि मुझे जब दोबारा स्कैन के लिए भेजा गया तो उन्होंने बताया कि आपके जो नी का इम्पैक्ट लगा था ग्राउंड पे, वो इम्पैक्ट आपकी कमर पे भी आया, जिसके आपके डिस्को ने कंप्रेस कर दिया आपकी सारी नर्व्स को। और उस कंप्रेशन के बाद एक गुठली बन गई थी मेरी कमर के अंदर L4 L5 के बीच में, हड्डी की 4 सेंटीमीटर की तकरीबन इतनी बड़ी। तो उसने मेरी सारी नसों को ब्लॉक कर दिया, जिसकी से मेरी टांगें हो गई थी बिल्कुल सुन्न। मतलब मैं अगर वॉशरूम बैठ रहा हूँ, मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ, तो मुझसे फिर उठा नहीं आता था, मुझे कोई हेल्प करता था तो मैं उठता था। मुझे एक दफ़ा याद है, आप रोड पे मुझे मिले थे, याद होगा शायद आपको, आप कोई सहारा बैसाखी ली हुई थी, बिल्कुल, जिसमें मैं बोल रहा था अंदर अंदर बैठे, तो आप बड़ी मुश्किलों से उतर के आए थे और मैं हैरान हो गया था। मैंने कहा यार इतनी इंजरी है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी इंजरी हुई भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस दौरान फिर मैं NCA भी गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास रिहैब करने। 1 हफ्ता मैंने मुश्किल से वहाँ गुजारा, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आया। और समझ ना आने की वजह ये कि जो बंदा आपको एक अपनी इंजरी के बारे में बता रहा है और आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मैं उस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर था पाकिस्तान टीम का, मैंने एक रिक्वेस्ट की कि यार मुझे इंग्लैंड जाना है और मुझे इंग्लैंड से आप एक दफ़ा सेकंड ओपिनियन ले लेते, ताकि मैं एक मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ यार मुझे ये इंजरी है, मुझे ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना। क्योंकि घुटने का ऑपरेशन आपने अगर करा लिया एज ए फास्ट बॉलर तो आप गए। तो मैंने और सर्जरी का माइंड में लाया नहीं, मैंने कहा रिहैब से करूँगा, वरना क्रिकेट नहीं खेलूँगा। क्योंकि मेरी आगे की लाइफ भी है यार, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी फैमिली है, मुझे टाइम देना अपनी फैमिली को। तो मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी ज़िंदगी लंगड़ाते हुए गुजार दूँ। अल्लाह पाक ने दिया है दिमाग, सेंस दिए, तो मैंने कहा इसको रिहैब से कर लूँगा ठीक।
तो उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने रिजेक्ट करने के बाद जब बाद में मुझे उस रिक्वेस्ट पे अप्रूवल दी, तो उन्होंने फिर उसके बाद ऐसा किया कि वो मतलब मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ख़त्म हो गया, और फिर मैंने सारा एक्सपेंस अपनी इंजरी का इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, टू बी फाइनेंशियली। वेरी ऑनेस्ट, वाह, मेरी सारी जो टिकट्स थी, जो होटलिंग का वहाँ पे मेरा एक्सपेंस था, इस पे खर्चा दुबई में। कितना आया बाय द वे? ये तकरीबन अगर मैं दुबई वाला खर्चा मिला लूँ और अपनी सर्जरी कराऊँ, तकरीबन 32 लाख का मेरा खर्चा आया टोटल, जिसमें से माशाल्लाह 50% मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिया और 50% मैंने खुद पे किया। तो उसके बाद फिर मेरी सर्जरी का टाइम आया। सर्जरी के टाइम मैंने कहा, अब सर्जरी कराने के बाद भी कुछ लोगों को इख्तिलाफ हुआ मुझसे, मेरे अपने क्लब के लोगों को, कि यार सर्जरी करा ली हमने से, बगैर पूछे करा ली। अब मैं किसी से पूछूंगा थोड़ी, क्योंकि मेरी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि मैं यहाँ लेटे लेटे मर रहा हूँ कि यार मुझे कुछ बस मेरी किसी तरह से तकलीफ ख़त्म हो जाए। तो मुझे जब तकलीफ ख़त्म होने का एक होप मिली कि ये सर्जरी हो सकती है, तो इससे रिलीफ मिल सकता है पेन को, देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार मुझे ये सर्जरी करानी है, वरना अल्लाह खैर करेगा। और जब आप यकीन करें आदिल भाई, जब मैंने सर्जरी कराई ना, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले जो प्रीकॉशंस उनके होते हैं, उन्होंने जब मुझे बताया, तो उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि डॉक्टर, आपको पता है कोई भी सर्जन होता है वो कहीं ना कहीं मार्जिन रखता है अपनी 1% का, कि यार कोई ना कोई रिस्क होता है। सही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर कोई ना कोई खुदा ना खास्ता नर्व आगे पीछे हो गई, तो आपकी राइट लेग या लेफ्ट लेग में से कोई एक पैरालाइज हो सकती है। ओह, ये जब मैंने सुना, मेरे वालिदैन ने सुना, तो उन्होंने कहा यार सोच समझ के कराओ। मैंने कहा अब्बू मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अल्लाह का नाम लेके मुझे सर्जरी कराने दें, मुझे बस इस अजाब से निकलना है जो इस अजाब में मैं हूँ, कि मैं चल फिर नहीं पा रहा, मैं बेड उठ नहीं पा रहा, मैं बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहा, मुझे गोद में उठाना पड़ता था। मेरा बेटा था छोटा, मैं उसके साथ खेलता था। तो मैंने कहा अब्बू मुझसे मैं नहीं सफ़र कर पा रहा ये चीज़ें, और मैं मेंटली बहुत टॉर्चर हूँ। तो मैंने जब सर्जरी कराई और डॉक्टर ने अगले दिन जब मुझे होश आया, जब मुझे उसने पेन मारा ना पैर पे गुदगुदी चेक करने के लिए और मेरी सेंसिटिविटी चेक करने के लिए, और जब मुझे एहसास हुआ इस पेन का, तो मैंने वहीं मेरे आंसू निकले और मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह पाक से कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे वो एहसास वापस दिला दिया जो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा क्रिकेट में खेलूं या ना खेलूं, मैं नॉर्मल हो गया हूँ। वाह वाह, अब मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करूंगा अपनी लाइफ को। वाह वाह। तो बस ये कि कुछ लोगों का बहुत साथ था इसमें, नादिर भाई पीछे, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर और उनके ओनर अली नकवी साहब और रेहान उल हक साहब, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, और ये श्योरिटी दिलाई कि तुम परेशान नहीं हो, तुम हमारे साथ ही रहोगे, जब भी अगर तुम क्रिकेट खेलो या ना करो, तुम हमारे फैमिली के पार्ट हो। इसमें मैं एक नाम मेंशन करना चाहता हूँ, हनीफ मलिक का, शायद लोगों ने ना सुना हो। सही, ये हनीफ मलिक फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फ्रॉम हैदराबाद, और वो यूबीएल टीम के असिस्टेंट कोच भी थे, और अब माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको तरक्की दी है, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के परफॉर्मेंस कोच भी हैं, और वो पाकिस्तान टीम के अंडर 19 के भी असिस्टेंट कोच हैं। तो मैं थ्रू आउट पिछले 6 साल से उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। उस बंदे ने जितना मेरे को मेंटली टफ किया ना क्रिकेट में वापस आने के लिए, इतना मुझे किसी ने नहीं किया। एक हनीफ मलिक, सेकंड नदीम खान साहब, जो कि मोइन खान साहब के भाई हैं, उस वक्त वो यूबीएल के अंदर होते थे। मैं इन सब का आपके इंटरव्यू में इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि आपका इंटरव्यू माशाल्लाह पूरी दुनिया देखती नादिर भाई, और मैं इनका थैंक यू करना चाहता हूँ तहे दिल से। बिल्कुल सही। रेहान उल हक साहब, हसन चीमा, हनीफ मलिक साहब, नदीम खान, उमर रशीद, ये 5-6 लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे थे जो उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिए मुझे मोटिवेट किया और मुझे खड़ा किया दोबारा। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत हम भी उनको, और उसके बाद जो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरी फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त करने वाले लोग थे, मेरी फैमिली, वाह वाह, जिसमें मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी वाइफ। मैं बता नहीं सकता कि मैंने बहुत तंग किया उनको उस दिनों में। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मैं बहुत चिढ़ता था, मैं बहुत गुस्सा भी करता था, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी तो मैं चिढ़ जाता था, मैं बहुत बुरा गुस्सा करता था, उसके लिए माजरत। लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे उस टाइम पे बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करने के साथ साथ मुझे मोटिवेट किया। मेरे वालिद साहब ने एक बात बोली कि बेटा तू क्रिकेट खेल या ना खेल, मुझे कोई परवाह नहीं है, तू खुश है ना, तो बस मैं खुश हूँ। मेरी अम्मी ने भी ये बात बोली, और मेरी वाइफ ने मुझे एक होप दी। जब मेरी बेटी हुई ना, तो मेरा बेटा तो मुझे खेलता हुआ देख चुका था, तो मेरी वाइफ ने मुझे एक ऐसी मोटिवेशनल बात की, एकदम रात में बैठे हुए ऐसी टीवी देख रहे थे, उसने कहा मैं अपनी क्लिप ही देख रहा था पीएसएल की, उसने कहा सुने आपको आपके बेटे ने खेलते हुए देख लिया, आपकी बेटी आपसे जब पूछेगी बाबा क्या करते तो आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा, मैं थोड़ा सा पॉज हो गया, मैंने कहा यार बात तो सही है, मैं क्या करता था, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं, मैं क्या यूट्यूब पे वीडियो दिखाता रहूँगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारा बाप ये करता था। तो मैंने कहा यार अब बच्ची के लिए खेलना है, बस मैंने ये डिसाइड कर लिया कि जो भी करना है बच्ची के लिए करना है। मैंने इतनी मेहनत की ना नादिर भाई पिछले 1.5-2 साल में, माशाल्लाह,
अपने क्रिकेट में वापस आने के लिए, जबकि डॉक्टर्स की एडवाइस बेटी बोलते हैं, बच्ची कोई थोड़ा सा वो भी जा रहा है, बच्ची एक बेटी बेटी का। मेरी प्यारी सी बेटी रोहा जिसका नाम है, माशाल्लाह। उसके लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको मैंने खेलता हुआ दिखाना है अपने आप को कि बेटा तुम्हारे वालिद साहब या तुम्हारे पापा जो है ना वो ये करते हैं। देन आई डिसाइडेड कि मैंने मेहनत करनी है। मैं जिम गया, 2-2 घंटे जिम में लगाए, खाना पीना छोड़ा, प्रैक्टिस करता रहा दिन में रात में, हर दफा मतलब जो मैं कर सकता था बेस्ट पॉसिबल कोशिश क्रिकेट में वापस आने के लिए वो मैंने की। और उसमें हनीफ मलिक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मुझे हेल्प की। एक बंदे का और नाम लेना चाहता हूँ, शाहजेब, जो मेरा जिम का ट्रेनर था, जिसको मैंने पर्सनली तौर पे सही। हायर किया। मतलब उसने मुझसे कोई फीस नहीं ली, वरना वो जौहर में जिम चलाता है, द जिम के नाम से, बहुत बड़ा जिम है उसका। सही। और उसके पास तानिश, तैमूर, इस तरह की सारी सेलिब्रिटीज़ ट्रेनिंग करती हैं। लेकिन थैंक यू सो मच शाहजेब कि आपने मुझसे कोई चार्ज, और उसने हर टाइम के लिए फैसिलिटी खोली हुई थी कि रोमान में आपको जब जिम करना है आप जिम करो, हम आपके साथ हैं, आपको जैसे करना है। तो थैंक यू सो मच। क्या बात है। अभी क्या करंट सिचुएशन है? अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीम में कमबैक का क्या गेम है, मामला है? टीम में कमबैक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो मुझे अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। मैं अभी अपने आप को ये समझता हूँ कि मुझे पाकिस्तान टीम में कमबैक करने के लिए मजीद मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि नाउ आई एम 31 ईयर ओल्ड। तो मुझे, और अभी जो आपकी पाकिस्तान टीम की करंट बॉलिंग है वो टॉप लेवल की है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, रिसेंटली एहसान उल्लाह, ये सारे 145 प्लस बॉलर हैं। इनमें आप क्या अपनी जगह नहीं बना पाएंगे? नहीं, इनके फिटनेस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे मजीद मेहनत की जरूरत है। सही है। स्किल मेरे पास भी है, स्विंग मेरे पास है, पेस भी मेरी PSL में वापस आई है कुछ। आप डोमेस्टिक मोहम्मद आसिफ भी है, ये भी बता दो आपको। एक मोहम्मद आसिफ हमें मिल गया, आपकी सूरत में हमें मिला है, ये बात बिल्कुल। लोग आप अल्हम्दुलिल्लाह, है। नादिर भाई आप तो मुझे शुरू से ही अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी हाँ, पकड़ स्विंग के बॉलिंग करते का हम दीवाने और आपकी वेरिएशन का। और अल्हम्दुलिल्लाह स्विंग में आपने अगर PSL वाली देखी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्विंग वापस आया है, इन स्विंग भी और आउट स्विंग भी। और मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत करी है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए ना लाइफ में प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका प्रोसेस सही वे में जा रहा है तो आपको सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाती है। वाह। और अब तक जितना प्रोसेस मैंने किया तो उतनी सक्सेस मुझे मिली है। मजीद मेरा प्रोसीजर बाकी है पाकिस्तान टीम में आने के लिए, तो मैं अपने साथ नहीं, honest हूं। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आप आएंगे, बिल्कुल आपका बनता और है। मैं मेहनत उस लेवल की करूंगा कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलूंगा। मेहनत, डेडिकेशन से आपकी जगह 100% बनेगी। टैलेंट तो है ना यार। बिल्कुल ऐसे ही। इमरान खान पे आते हैं। इमरान खान एक क्रिकेटर जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जितवाया। उस ज़माने में जब आप खेल रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या उनका रोल था? आप मतलब हेल्पफुल है, क्या था, बताएं ज़रा खान साहब। मैं इस बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल दूंगा, जो 3-4 मिनट तक शायद मेरी बात जाए। बताएं। 92 का वर्ल्ड कप जीते जब हम अपने, मतलब बिल्कुल उस वक्त तो यंग थे हम, बिल्कुल छोटे मुझे तो थे, याद मतलब, भी नहीं है, मैंने नहीं हाँ देखा। मैंने भी नहीं देखा बिल्कुल। जब हम थोड़ा सा बड़े हुए तो हमें पता चला कि इमरान खान साहब ने 92 का वर्ल्ड कप जिताया। ऐसे ही। और तो सबसे बड़ी मोटिवेशनल चीज़ पता है क्या थी नादिर भाई, कि किसी भी प्लेयर के लिए जब कोई यंग बंदा किसी को आइडियल बनाता है ना, कि वो इंजरी में खेले थे वो वर्ल्ड कप, शोल्डर इंजरी थी उनको और वो इंजरी में खेले थे। और पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने प्रॉपर बॉलिंग भी नहीं की थी, लेकिन फाइनल में बॉलिंग करके अब 2 आउट किए थे और माशाल्लाह वर्ल्ड कप भी जिताया पाकिस्तान टीम को। और रोल मॉडल बन गए सबके, हर क्रिकेटर के यार, के कप्तान हो तो ऐसा हो, कि कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, कि एवरेज टीम के साथ भी वर्ल्ड कप जिता गए। तो सबने रोल मॉडल बनाया। और हम भी आज तक ये मानते हैं कि यार दुनिया में बेस्ट ऑलराउंडर अगर कहा जाए ऑल टाइम तो शायद टॉप 5 में इमरान खान का नाम आता है, क्योंकि उनकी एवरेज, उनकी विकेटें ये गवाही देती हैं। सही है। अब तो उसके बाद अगर आप उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर देखें और जब उन्होंने क्रिकेट के साथ जो काम किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लड़के बेरोजगार हुए उनके आते ही, क्योंकि उन्होंने जो क्रिकेट की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए डिपार्टमेंट्स का बंद किया और सारे रीजन्स को बंद करके 6 टीमों पे लिया है। ठीक है, दुनिया भर में सिस्टम चलता है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए था, जो उनकी पूरी कमेटी थी, कि ये मुल्क और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों की जो कैपेसिटी और पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। उनका तो एक पूरा सिस्टम शुरू से चलता आ रहा है ना जी, कि 6 टीमें होंगी, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे वो काम करते आ रहे हैं और प्लेयर उनका पूरा डेवलप्ड होता है अंडर 13 से 15 से 17 ये उनका खान साहब का गलत डिसीजन था मेरे नज़र में यार, क्योंकि लड़के बहुत बेरोजगार हुए, बेरोजगार और हुए। ऐसे ऐसे लड़के बेरोजगार हुए नादिर भाई, जो पाकिस्तान टीम में आने वाले थे, A टीम में खेल रहे थे, और जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है और जब क्रिकेट की क्वालिटी यानी 6 टीमों पे आई है और टूर्नामेंट थोड़ा स्क्यूज हो गया, तो उसके बाद ऐसे ऐसे लड़कों का हाल हुआ है कि लोगों ने रक्षा चलाना शुरू किया है, लोगों ने
गाड़ियों में लोडर बने। मैं नाम नहीं लूँगा, शायद उनकी इज्जत नफ्स और उनकी एक फैमिली में रिस्पेक्ट होगी, ख़ानदान में रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि वो क्रिकेटर थे। तो ऐसे ऐसे लोगों का हाल हुआ है। और मेरे पास पर्सनली जब मैंने काम भी शुरू किया था अपना फाउंडेशन का, तब मेरे पास बहुत लोगों के, उन्हीं क्रिकेटरों के फ़ोन भी आए कि यार हमें राशन पहुंचा दो, हमारे हालात ऐसे हैं। अच्छा। तो यार जब नौबत इस तरह की आती है ना, तो पता है क्या कि थोड़ा सा फिर आपको फील होता है कि नहीं यार ये डिसीजन गलत हुए। और मेजोरिटी आपके एक्स क्रिकेटर्स ने भी जो कहे, उनमें काफ़ी इस चीज़ को सेकंड किया कि यार ये डिसीजन थोड़ा गलत है। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने क्रिकेट पे आके ये डिसीजन लिया ना, तो ये गलत था मेरी नज़र में। ठीक है, आपने क्रिकेट की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए 6 टीमें बनाई कि आपको टैलेंट मिलेगा, लेकिन मेरी नज़र में इस मुल्क में सिस्टम थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ताकि आप जो 150 पौने 200 प्लेयर खिला रहे हो, कम से कम 300 आप डिवीजन कर देते कि यार डिपार्टमेंट क्रिकेट अलग होगी, रीजनल क्रिकेट अलग होगी। अब आप उसमें कैटेगरी बना लेते कि भाई ग्रेड 1 ग्रेड 2। अब ग्रेड 2 फॉर एग्जांपल आप डिपार्टमेंट बना देते ताकि लड़कों का रोजगार भी चलता रहता और उसमें से जो परफॉर्मेंस करता रहता वो ग्रेड 1 में आता रहता। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। अब दोबारा हुकूमत कुछ चेंज हुई है और दोबारा ये सिस्टम वापस आ रहा है, तो अब देखिए क्या होता है, अल्लाह ही बेहतर जाने। अच्छा, सैफी भाई की जो कप्तानी गई, उसमें क्या खान साहब की भी इन्वॉल्वमेंट है? यार ये तो अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में नादिर भाई मैं था नहीं, लेकिन ये बात सुनने में आई थी कुछ ऐसी कि जब कोई इंडिया से पता नहीं मैच था या क्या था, इसे सुनने में आई है, मीडिया के थ्रू सुनने में आई थी कि खान साहब ने उनको शायद कहा था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेना या बॉलिंग कर लेना, तो मेरे ख्याल से वो डिसीजन नहीं माना गया। तो शायद मे भी उसकी वजह से कुछ हुआ हो, ये नहीं मानी हो बात, तो चीज़ें, क्योंकि ऐसा मतलब आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें कि जो बंदा आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई हो, जिसने, जो बंदा आपको टेस्ट रैंकिंग में लाया हो नंबर 7 से नंबर 3 पे, जो बंदा आपकी वनडे की टीम को 7 से लाया हो नंबर 1-2 पे, जो बंदा आपको T20 में लाया हो 6 से नंबर 1 पे, और जिसने मोस्ट विन सीरीज का रिकॉर्ड कायम किया एज ए कैप्टन, 14 सीरीज कंसेक्यूटिव जीतने का, आप उसको एक सीरीज हारने पे कैसे बाहर कर सकते हैं? नहीं बनता, नहीं बनता। कप्तान कैसे? बड़ी मुश्किल आप से बनता ये है। कह सकते हैं जैसे अभी आपने बाबर के लिए कह दिया कि वर्कलोड मैनेज करना है, हम आपको रेस्ट दे देते हैं, ये बात डिफरेंट होती है। एक बंदे को सीरीज से स्टेप डाउन करा दिया कप्तानी से और फिर टीम से ड्रॉप भी कर दिया, और उसके बाद टीम में लाया जाता है, और लाया जाने के बाद 4 साल उस बंदे को मौका नहीं दिया जाता, तो ये कहाँ का इंसाफ है? अब इसके पीछे क्या था, क्या है, ये आपको क्या लगता है? यार है कुछ इन्वॉल्वमेंट है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मे बी के शायद हो भी सकती है, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं उस वक्त सर्किट में था नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आप सर्किट में होते हैं ना आदिर पे, तो आपको कहीं ना अगर कहीं है से तो कोई ना कोई मेरे चीज़, हिसाब से ज्यादती। हाँ अगर है तो ज्यादती है। अगर है तो ज्यादती है। हाँ अगर उस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है तो आप उसको बोलो यार आप डोमेस्टिक में जाओ, परफॉर्म करो। यार सरफराज अहमद को चले आप कप्तानी से स्टेप डाउन करते, समझ में आता, टीम से ड्रॉप कर दिया, यही तो मैं कह रहा ये हूँ। नहीं समझ आया। अच्छा मेरी लॉजिक बात थोड़ी नहीं सैफी आई भाई, समझ। मेरी लॉजिक थोड़ी डिफरेंट है सैफी भाई के लिए। हाँ, सैफी भाई एज ए कैप्टन अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप उनसे डिस्कस करके उनको रेस्ट करा देते कि यार 1-2 सीरीज का गैप ले लो, क्योंकि देखिए वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है। अगर आप बात करें ना जैसे अभी विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, या आप इन पे भी बैड पैचेस आए हैं। बैड पैचेस आए एज ए कैप्टन, उन्होंने किसी सीरीज से ड्रॉप अपने आप को किया खुद ही सही है। कि हम रेस्ट ले रहे हैं, वर्कलोड मैनेज करना है। सही है। तो ये एक सिस्टम होता है, लेकिन उनको अपने बोर्ड पे ट्रस्ट है। हमारे बोर्ड में तो ये प्लेयर इतना इनसिक्योर है कि अगर वो खुद से रेस्ट मांगेगा तो उसको यही नहीं पता कि अगले मैच में वो होगा नहीं होगा सीरीज में। ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स की सब ये चीज़ मैं देखता हूँ ना तो इनसिक्योरिटी होती है। यार मैं डोमेस्टिक में खेलता था ना, मुझे कभी किसी से इनसिक्योरिटी नहीं हुई मुझे, क्योंकि ये पता था कि यार मैं अगर खेलूंगा तो अपना 100% दूंगा, मेरी परफॉर्मेंस होगी तो मुझे कोई बात नहीं कर सकता, और अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो इट्स मीन कि वो टाइम मुझ पर आ जाए कि लोग मेरे पे बातें करना शुरू कर दें और मुझे घसीट के बाहर निकाले टीम से। तो बेहतर ये है कि आप खुद बात कर लो कि यार मुझे रेस्ट चाहिए, 2 सीरीज है या 2 मैच मुझे रेस्ट दे दो ताकि मैं अपनी शेप में वापस आ जाऊँ। असल में ये क्राइटेरिया बने नहीं ना आज तक, सिस्टम में बने नहीं। हमेशा आप देख लें रिटायरमेंट हुई है तो किसी को हमने ज़बरदस्ती खींचा है, कभी किसी को फेयरवेल कोई तगड़ा हमने आज तक दिया ही नहीं है हिस्ट्री में पाकिस्तान की, सिवाय कि इमरान खान के, क्योंकि वो 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, समझदार आदमी थे, खुद ही रिटायरमेंट लेके चले गए। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ा सा फुकदान है। लेकिन बात ये कि सैफी भाई के साथ जो हुआ उस वक्त वो मेरी नज़र में गलत था। जिसने भी किया ज्यादती की, बात ये है 100 बातों की एक बात। और अगर आपकी एक और बात मैं सॉरी ऐड करना चाहता हूँ नादिर भाई कि प्लीज। अगर सैफी भाई के होते हुए अगर आपको लग रहा था कि आपने किसी को दूसरे कप्तान बनाना है
तो आप सैफी भाई के साथ वाइस कप्तान उसको बनाते, सैफी भाई से बात करते कि यार सैफी तेरे पास 3 साल 2 साल और हैं, तू अपनी कप्तानी कर भाई और इसको ग्रूम कर अपने साथ। बिल्कुल जैसे धोनी ने कोहली को किया। यस तो ये बात मैं हमेशा ना हमेशा अपने इंटरव्यू में बात करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स का कम्युनिकेशन गैप बहुत है। अगर आपकी कम्युनिकेशन ही सही नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कभी भी कोई डिसीजन सही ले ही नहीं सकते। इसलिए हम हमेशा प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद गलतियां करते हैं, फिर सीख के उसको सही करने की कोशिश करते हैं। हम स्मूथली कभी भी नहीं चलते। सही, ये हमारे यहाँ फुकदान रहा है हमेशा क्रिकेट में। अच्छा, क्रिकेटर जब बन गए, पैसा भी आया, ब्रांडिंग भी आई, इंडोर्समेंट्स आई, सब कुछ पैसा आया एट द एंड, तो पैसा सबसे पहले कहाँ लगाया? गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, बिल्कुल, या अपना खाने पीने के मामलात, या क्या कहाँ कहाँ खर्च किया? ट्रैवलिंग की क्या किया? और ट्रैवलिंग तो ऑलरेडी करते ये हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा नादिर भाई कि जब बंदे का पैसा आता है और मैं यूं गया हूँ और यूं वापस आया हूँ। सॉरी, पैसा आया, सबसे पहले तो अब्बू की ख्वाहिश पूरी करी कि हमने ज़मीन का घर बनाना है। जमीन का घर बनाना, क्योंकि चैंपियंस, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँ जितना कम है, चैंपियंस ट्रॉफी आप आए। पहले सॉरी फ्लैट में रहते थे? बिल्कुल ऐसे ही, फ्लैट में? मैं यूपी मोड़ पे सेक्टर 11I में रहता था, पीटीसीएल ऑफिस के पीछे 5 कमरों के फ्लैट में, जो हमारे अब्बा ने 92 में लिया था। अच्छा, ये मैंने सुना था, ये मैंने कंफर्म, यूपी मोड़ पे, ये कंफर्म है? बिल्कुल ऐसे ही। सही है। फ्लैट के बारे में कहते हैं ना छत अपनी ना जमीन अपनी। बिल्कुल ऐसे ही, फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते थे, तो ना छत थी ना जमीन जमीन थी, ठीक है, बीच में ही थे। तो खैर हवा खरीदी हुई थी, हवा। अब्बू की ख्वाहिश थी कि हमें ज़मीन का घर बनाना है और डबल स्टोरी जरा अच्छा 240 गज का होना चाहिए। माशाल्लाह। और उस वक्त पाकिस्तान खेल चुका था, उन्होंने कहा बेटा तुम भी खेल करो, तुम्हारा भी एक नाम है, तो कोशिश करना कि पहले बेटा पैसा अगर बनाओ तो घर पे लगाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह नादिर भाई, मेरे अब्बा ने जो रिटायरमेंट का पैसा आया उनका, उस वक्त अब्बू रिटायर भी हो गए थे, तो अब्बू को रिटायरमेंट का पैसा मिला, उसके बाद उन्होंने ज़मीन खरीदी, कंस्ट्रक्शन में मैंने उनका साथ दिया। ठीक हो गया, प्लॉट उन्होंने ले लिया था माशाल्लाह, और कंस्ट्रक्शन में साथ मैंने उनका दिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए, पीएसएल जीत कर आए, तो पैसे की भरमार एकदम, बिल्कुल बारिश होती खोका है। वोका थोड़ा सीधा हो गया, अंदर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो वो पैसा जब मैंने घर पे लगा लिया, तो मैंने अब्बू से एक बात बोली, मैंने कहा अब्बू मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक शौक है अपने ऊपर खर्च करने का, वो है गाड़ी। वाह, मुझे गाड़ियाँ पसंद है, मुझे गाड़ी खरीदने दे। तो आपके भाई ने सबसे पहले तो ली मर्सिडीज। मर्सिडीज, यस अगर आपको याद हो, आप मेरे मेहंदी पता नहीं शादी में आए थे, आपको याद हो भाई ने एंट्री मर्सिडीज में दी थी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने ली ग्रे घन मेटालिक कलर की मर्सिडीज AMG किट वाली, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा अच्छी सा लगती थी, आपको बहुत बहुत सूट करती थी। लेकिन बस उसी के बाद जब मर्सिडीज वगैरह ली, तो फिर मेरे 1 से 1.5 साल के बाद शादी के बाद मुझे वो इंजरी हो गई, तो फिर मैंने सब चीज़ें थोड़ी कर, लेकिन उस टाइम के पीरियड में मैंने 2 साल में कोई 13 या 14 गाड़ियां तबदील करी हैं, क्योंकि मैं गाड़ी लेता था, मजे लेता था, 2 महीने में और गाड़ी चेंज कर लिया करता कौन कौन सी ली मर्सिडीज की बात? मैंने सबसे पहले तो मैंने ली, जेन्युइन बता रहा हूँ, मर्सिडीज तो थोड़ी बाद में ली। सबसे पहले मैंने गाड़ी ली वीजल, उसके बाद फिर मैं आया टोयोटा करोला, जो आपकी वो है ग्रैंडी। सेकंड गाड़ी ली हुई थी कि यार घर वालों को दे दूंगा ताकि वो चलाते रहेंगे, और वीजल मैंने अपने पास, फिर वीजल बेची, फिर सिविक ली, सिविक के बाद फिर मर्सिडीज पे आया, मर्सिडीज के बाद फिर मैं छोटी 2-3 गाड़ियां बदली, जो 660 सीसी आई, होंडा फिट रखी, मतलब बहुत सारी गाड़ियां। अच्छा, मेरे घर वालों की ख्वाहिश थी कि मैं ना जरा वीगो लूं, क्योंकि थोड़ा पर्सनैलिटी को कहते थे कि यार ख्वाहिश करेगा, लेकिन डाला मुझे पर्सनली शुरू से पसंद नहीं है, क्योंकि वो जरा ऐसा है कि अनकंफर्टेबल है, आपको कंफर्ट। अच्छा, मैं शुरू से रहता हूँ कि यार इंटीरियर अच्छा हो गाड़ी का और थोड़ा ना कंफर्ट हो चलाने में। आप सिडान कार्स लवर्स हैं? यस, मैं कार्स लवर्स हूँ कि मुझे कार अच्छी लगती है, लेकिन अब आजकल थोड़ा सा मैं एसयूवी की तरफ आ गया हूँ। तो रिसेंटली फिर मैंने MG वगैरह भी रखी, फिर उसके बाद अब मेरे पास नहीं, मैंने HR भी ली अपनी, बहुत अच्छी गाड़ी है। होंडा सिटी मेरे पास थी अभी बीच में, वो बेची, उसके बाद एक छोटी गाड़ी मूव थी, वो बेच के मैंने HR भी खरीदी, क्योंकि अब पैसों की आमद उस तरह से नहीं है, तो इस तरह से करके अपने शौक पूरे शौक पूरे कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें क्रेडिट जाता है अब्बू को, वो कभी मना नहीं करते। तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है, ऑन एंड ऑफ नादिर भाई, जब कभी अमेरिका लीग खेलने चला जाता हूँ, PSL 2 दफ़ा भी खेल गया, कश्मीर प्रीमियर लीग खेल गया तो अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें चल रही हैं, मामला स्मूथली। और अब तो खैर ज़ाहिर है फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाई भी देखनी है, हर चीज़ करनी है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडियन हीरोइंस पे ज़रा बात हो रही है अब। अच्छा, हाँ, तैयार हो जाए बेगम माजरत। हाँ, माजरत, हमारी वाली भी माजरत। पाकिस्तान में भी एक खूबसूरती है, एक अलग खूबसूरती है, नैन नक्श, मुश्की कलर, थोड़ा सा अदाएँ। एक इंडियन है, वो थोड़ा सा ग्लैमर दिखाते हैं,
कैमरामैन कैमरा मुंह पे नहीं नीचे रख के छोड़ देता है एंज कर, आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। तो कहाँ की ब्यूटी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पाकिस्तानी, इंडियन, कहाँ? यार जेन्युइन बताऊंगा नादिर भाई, बिल्कुल ऑनेस्ट। हाँ, यूके की। देखिए मैंने कभी इंडियन कल्चर लाइव देखा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि उनकी कभी किसी एक्ट्रेस को कभी वैसे देखा भी नहीं है। स्क्रीन पे तो देखा है, लेकिन पाकिस्तानी एक्ट्रेस को मैंने देखा है लाइव, कभी एयरपोर्ट पे जाते हुए, कभी किसी प्रोग्राम्स में, जब मैं कभी कहीं गया हूँ। आई थिंक पाकिस्तानी ब्यूटी ना टॉप पर है, नेचुरल है, बनावटी नहीं है। अगर आप उनको विदाउट टीवी पे भी देख रहे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ब्यूटी बेहतर है। और फिर असल जो हुस्न है ना वो ये है कि जो आपने ग्लैमर की बात की है ना, उसको अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तानी से, तो फिर हुस्न असल में वही होता है औरत का कि अगर वो प्रॉपर अपने लिबास में हो, ढकी हुई हो। यस, जाहिर है ढकी हुई होगी तो एक तिश्नगी भी होगी ये कोई एक अजीब सी बात कर रहा हूँ, तो एक खुला माल नहीं आता समझ में कि ये तो है, ये तो लॉजिक आपने बिल्कुल सही लॉजिक भी दी और मैंने नेचुरल बात बोली है। बिल्कुल पाकिस्तानी खूबसूरती डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अल्लाह आपका भला करे, एक बात बोलूँगा मैं, वहाँ पे भी ऐश्वर्या राय कम नहीं है यार, इतना थोड़ी सी वकालत मैं करूँगा, समझ रहे बात को। माधुरी दीक्षित, काजोल, ये कम नहीं है, ये मैं आपको ये तो बता दूं। आपने देखा होगा ना लाइव, आपको बेहतर पता है। मैं वहाँ की वकालत कर रहा हूँ भाई। आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि आपने लाइव देखा। मैंने आपको पहले कहा मैंने लाइव भी देखा है और वो मामला मैं पहचान सकता हूँ कि है मामला सही है वहाँ भी, ठीक है, नो नॉट बैड। 60-40 कर लेते हैं। हाँ ये कर ले, 60 पाकिस्तान 40 इंडिया। चलो ठीक है, आपकी गद्दी आगे हमारा घोड़ा पीछे, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन अच्छा मर्दों में आए, मर्द खूबसूरत, बेसिकली अब मैं मर्दों में बात करूँ ना तो अगर मेरे को अगर मेरा पूछेंगे मैं किसका फैन हूँ तो मैं शाहरुख खान का फैन हूँ। शाहरुख खान। मैंने हमेशा बचपन से किसी की अगर मूवीज देखी है तो वो शाहरुख खान की देखी है। आज तक मैं शाहरुख खान का फैन हूँ। मैं भी। जितना अवेट मैंने पठान मूवी के लिए किया है, इतने उसके फ्लॉप होने के बावजूद भी मैं शायद किसी ने किया हो कि मैं बैठा हुआ था यार बस कितना पठान रिलीज हो तो मैं देखूँ, तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ शाहरुख खान का। नहीं तो मैं ये कहूँगा कि शाहरुख खान का मैं बेस्ट, क्योंकि एज ए ह्यूमन भी, और क्योंकि वो सेल्फ मेड स्टार है, उसके बैकग्राउंड में कभी कोई सपोर्ट में उस तरह से नहीं रहा। एक दिल्ली का लौंडा आया है 500 रुपये जेब में रख के और वो फिर दुनिया का रिचेस्ट एक्टर बन गया, तो इट्स लेवल है भाई। भी अच्छा है, कॉमेडी भी बहुत अच्छी करता है भाई, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। मैंने देखा कपिल शर्मा शो में जो उसकी कपिल शर्मा की वो, आपको पता है मुन्ना भाई ऑफर उसको हुई थी, यस, वो टाइम की वजह से वो नहीं कर पाया था, बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मुन्ना भाई कर संजू लेता दादा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी हिट मुन्ना ना भाई होती और जाती है, और इतनी हिट ना होती, और मेरे ख्याल से शायद वो इतनी हाइप भी ना होती। लेकिन जो संजू बाबा ने काम कर दिया ना मुन्ना भाई में, वो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, यस, वो गेटअप सूट किया मुन्ना भाई वाला जो संजू भाई का था, वो करेक्टर बना, यानी समझे ऐसा लगता है कि बना ही उसी के लिए। अच्छा जी, शाहीन शाह अफरीदी पे आते हैं। शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम ब्रांड पाकिस्तान का, कैसा बॉलर है? आप भी बॉलर हैं, कैसा बॉलर है? बहुत मुश्किल बॉलर है क्या है? नहीं, बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन बस इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कि जब कोई प्लेयर आउट कर रहा होता है तो उसकी एक परसेप्शन बन जाती है, उसकी एक हाइप बन जाती है, जिससे दूसरी टीमें भी थोड़ा खौफ में आ जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है। नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। उसकी रीजन में आपको स्टार प्लस वाला लगा दिया मेरा। नहीं, उसकी रीजन मैं आपको दूंगा पूरी, और लॉजिक भी दूंगा जी। मुश्किल वो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी लोगों के लिए बन गया है क्योंकि वो उसकी परसेप्शन ऐसी बन गई कि वो आते ही पहले ओवर में आउट कर देता है। जैसे आप उसका वर्ल्ड कप का स्पेल उठा लें या आप उसका एशिया कप का स्पेल उठा लें, जिस तरह से उसने केएल राहुल, रोहित शर्मा को आउट किया। नो डाउट बॉलर तो अच्छा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप उसको एक्स्ट्रा अटैक करने जा रहे हैं तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी लाइन है ना पहले ओवर की, वो है फुल लाइन, यानी ऑलमोस्ट यॉर्कर। और नया बॉल है, खब्बा है, नया बॉल खब्बा अगर आगे फेंकेगा तो एयर में डेफिनेटली स्विंग होगा ही होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, क्योंकि बॉल को आप जितनी एयर देते हैं ना तो बॉल उतना लेट स्विंग होती है। अब आप जब लेट स्विंग को अगला पैर निकाल के और अपना हेड आगे लाके खेलेंगे तो डेफिनेटली आप उसकी लेट स्विंग को मिस कर जाएंगे, क्योंकि आपका विजन आपका सिर्फ यहां तक रहेगा, यहां तक नहीं रहेगा। और अगर आप कमिट करते हैं 60-40 बैलेंस पे अपनी बॉडी को एज ए बैट्समैन,
कि अगर आपका 60% वेट पीछे है और 40% आगे है और हल्की सी आपने टांग अपनी खोल के रखनी है, तो वो बॉल आपके लिए हो जाता है आसान। अब आप अगर उसकी मेजॉरिटी आउट देख लेना जो उसने आउट किए, हर बैट्समैन उसको कमिट करिए आगे, जिसकी वजह से गैप बना और लेग बिफोर ये डंडे हो गए। अभी रिसेंटली हम PSL में खेल रहे थे तो हमारा प्लान बन रहा था शाहीन शाह अफरीदी पे, वो यही बन रहा था कि हमने इसको अटैक नहीं करना। अगर हमने इसको पहली दूसरी तीसरी बॉल पे नहीं आउट दिया अपना इसका कि लेग बिफोर नहीं खाया या बोल्ड नहीं हुआ हम इसके ऊपर, तो ये रन देगा, और उसने रन दिए। अगर आप उसके PSL के स्टैट्स उठा के देखें, अच्छा, तो मेजॉरिटी जिस मैच में उसको विकेट नहीं मिली तो उसने रन दिए। और दुनिया में बहुत बड़े बड़े बॉलर आए जो सबने ये कह दिया कि डेल स्टेन अनप्लेबल बॉलर था, मोहम्मद आसिफ अनप्लेबल बॉलर था, वसीम अकरम 6 वैरायटियाँ करता था। हर बॉलर की कमजोरी होती है, हर बॉलर डेफिनेटली, और बॉलर मशीन नहीं है। मैं अगर एज ए बॉलर हूँ और मैं ये बात करूँ कि मैं कंसिस्टेंटली 6 बॉल एक जगह फेंकूंगा तो वो मुमकिन नहीं है। मेरी लाइन में थोड़ा बहुत इंचेस का फर्क आएगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट में या इवन डोमेस्टिक में भी अगर आपने बैट्समैन को डंडों से बॉल की तो आपको पनिश मिलेगी। इंटरनेशनल में तो ज़्यादा मिलेगी। अगर आपने लेंथ भी मिस करी और लाइन भी मिस करी तो आपको पनिश मिलेगी। लेकिन रीज़न क्या है उसकी सक्सेस का, कि परसेप्शन ऐसी बन गई है, हाइप इतनी बन गई है कि दुनिया बात कर रही है शाहीन शाह अफरीदी का पहले 2 ओवर बड़े खतरनाक है। तो जब आप जो चीज़ आप सुन रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चली जाती है कि यार इसके पहले 2 ओवर संभल के खेलने, और जो बैट्समैन उसको अटैक करने आता है वो आउट हो जाता है। तो अटैक करने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए जो डिफेंसिव हो, कि आप उसको आने दो बॉल को और उसको आप टाइम करो, मारने ना जाओ, तो आप उसको खेल लोगे। अदरवाइज आप उसको अटैक करने गए तो ही इज वेरी डेंजरस बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ये बात जेन्युइन है। और शाहीन शाह अफरीदी की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है एज ए फास्ट बॉलर, जिसकी वजह से आज वो एक ब्रांड बना हुआ है, जिसकी वजह से उसकी एक हाइप बनी हुई, वो ये कि जो उसकी एनर्जी है, जो उसका एटीट्यूड एज ए फास्ट बॉलर, वो बहुत अपर लेवल पर है। वो इतना लड़के खेलता है कि ना उसको गिरते वक्त ये फिक्र होती है, जबकि अभी रिसेंटली इंजरी से आया वो, लेकिन मैंने उसको PSL में देखा है कि जिस तरीके से वो कमिटमेंट शो करता है ग्राउंड में, कि भाग रहा है बॉल के पीछे, डाइव मार रहा है, और बॉल करने के बाद अगर बॉलर बैक ड्राइव लगे तो गिर जाता है। तो ये जब एनर्जी नजर आती है ना किसी भी बॉलर के अंदर, तो बैट्समैन ऑटोमेटिकली डिफेंसिव होता है कि यार इसके अंदर इतनी एनर्जी है, इसको मैं कहाँ पकड़ूंगा। क्योंकि आप देखें अगर उसने 50 रन दिए ना, लेकिन आउट वो 4-5 करता है। सही। लेकिन मैं फिर ये बोलूंगा कि हर बॉलर का एक तरीकेकार होता है उसको टैकल करने का। अगर मैं मिसाल इसीलिए देता, वसीम अकरम, डेल स्टेन, ये वो बॉलर हैं जिनको दुनिया ने किताबों में लिखा हुआ है कि यार ये बॉलर हमें मुश्किल लगे खेलने में। अगर आसिफ भाई की आप बात करें, हाशिम आमला, AB डिविलियर्स, केविन पीटरसन, बड़े बड़े प्लेयर जो ये कहते हैं कि हमने आसिफ से मुश्किल बॉलर नहीं खेला। रीज़न कि कंसिस्टेंट ज़्यादा था अपने एरिया में, उसकी हाइप बनी हुई थी कि बॉल लग के अंदर भी जाता है बाहर भी जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आसिफ भाई को टैकल नहीं किया लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आसिफ भाई को मार नहीं पड़ी। बॉलर है, 10 मैच में अगर बहुत अच्छा बॉलर है तो 7 मैचों में अच्छा करेगा, 3 में वो भी फेल होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज है। अगर विराट कोहली है ना दुनिया का नंबर 1 प्लेयर, तो उसका रीज़न है, उसके पीछे भी एक लॉ ऑफ एवरेज है। वो ये कहती है, जो रिसर्च आई है, कि दुनिया में टॉप 5 जो प्लेयर है ना आपके, जैसे बाबर, स्टीव स्मिथ, जॉ रूट, केन विलियमसन और आपका ये विराट कोहली, इनका भी फेलियर हर 3.5 इनिंग के बाद है। ये लॉ 3.5 इनिंग या 3 इनिंग के बाद इनका फेलियर आता है। तो दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इतना हो ही नहीं सकता 100%, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि गलती इंसान से होती है। तो आई थिंक कि हाइप बन जाना, वो बन जाना जिसकी वजह से एडवांटेज मिल जाता है हर प्लेयर को, तो वो एक डिफरेंट केस है। आमिर की क्या कमजोरी थी? आमिर का तारीफ तो सब करते हैं, आप टेक्निकल मैं अगर कमजोरी की बात करूं तो अब जाके ना, अब एक एज हो गई, एज के साथ साथ एक गैप जो बीच में आया उस हादसे के बाद। अभी तो लेजेंड क्रिकेट में पिटे भी है ठीक ठाक। तो मैं वो आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि अब आमिर भाई से जो मेरी डिस्कस हुई थी, तो आमिर भाई का जो अब ज़ाहिर है, देखिए जब एज बढ़ती है ना, अगर मैं भी अपने आप को अब देखूं तो मैं वो रोमान रेस, नहीं वो तो ठीक है, उनके जो पीक एरा में उसको तो आप नेक्स्ट लेवल, वो तो फिर कोई करीब ही नहीं आता ना। अगर अब बात करें तो अब थोड़ा पेस में भी कमी आई, अब थोड़ा इन स्विंग उस तरह का नहीं होता जैसे पहले होता था, शार्प इन स्विंग जिसको आप कहते हैं कि एक लेफ्ट आर्म का विकेट टेकिंग ऑप्शन होता ही होता है। लेकिन अब आमिर भाई जो बॉलिंग करते हैं, अब वो करते हैं यहाँ से बैट्समैन को रीड करके, उसको पता है कि यार मैंने ये फील्ड ली हुई है, बैट्समैन मेरे लिए ये सोच रहा है शॉट मारने का, तो अब मैंने ये करना है। तो आई थिंक स्किलफुल ना,
वो अभी भी आप उसको आमिर कह की सकते जगह हैं कि- बनती है अभी टीम में? नहीं, इस बॉलिंग अटैक के होते हुए नहीं बन सकती, हम्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अभी जो आपका ये बॉलिंग लाइनअप बन गया है, इसकी दुनिया में एक हाइप बनी हुई है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो ये बॉलिंग अटैक है ये बहुत डोमिनेटिंग है। ठीक है, मार इनको भी पड़ रही है, आउट ये भी कभी कभी नहीं कर पाते, मैच इनसे भी लूज हो जाते हैं, लेकिन स्टिल मैं ये बिलीव करता हूँ कि यंग है सारे। अगर आप एज वाइज भी देख लें तो शाहीन शाह अफरीदी 23-24, नसीम शाह 20-21, हारिस राउफ। हारिस रऊफ 27, हारिस रऊफ कैसा 28-29, वेरी गुड बॉलर। रीजन कि एक्यूरेसी उसकी अब बहुत ज़्यादा आ गई है, पहले इतना अच्छा नहीं था, पहले वो तेज़ करता था लेकिन विवर्ट था, लेकिन लास्ट 2 सालों में उसने अपने आप को ये प्रूव किया है कि उसकी जगह भी अच्छी बनी है और उसके पास जो उसकी लिमिटेशंस हैं वो उसको यूटिलाइज बड़ा अच्छा करता है। तो आई थिंक सबसे तेज़ तो फिलहाल अभी हारिस रऊफ ही आपकी टीम में जो 150 को क्लिक करता है। उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा होगा अफगानिस्तान सीरीज में एहसान उल्ला, क्योंकि जब मैं मुल्तान सुल्तान में पिक हुआ था तो वो एज ए इमर्जिंग प्लेयर आया था, उस वक्त वो सिर्फ उस साल 2 मैच खेला था, तो तेज़ तो वो उस वक्त भी था लेकिन विवर्ट बहुत था। लेकिन उसके साथ अब्दुल रहमान साहब ने जो KPK के कोच हैं बड़ा काम किया, डोमेस्टिक में उसको खिलाया पूरे सीज़न, तो उसने आउट किया। और एक बात नादिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे भी सुन रहे हैं अपकमिंग जो फास्ट बॉलर्स हैं, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलनी है तो आप 4-डे क्रिकेट को प्रायोरिटी रखें। 4-डे क्रिकेट की प्रायोरिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप 4-डे क्रिकेट में लंबे स्पेल करते हैं ना तो आपको अपनी बॉलिंग की समझ आती है कि मेरा इन स्विंग कब होता है, मेरा आउट स्विंग कितना होता है, मेरी कंट्रोल कितना है जगह पे, मेरी लाइन कितनी कंट्रोल्ड है। तो आई थिंक 4-डे क्रिकेट मेरा ये मैसेज है, क्योंकि आजकल का बच्चा जो है ना यंगस्टर, वो T20 फॉर्मेट पे वो बहुत भाग रहा है T20 में बड़ा हुआ है और T10 में भाग बड़ा रहा हुआ है है कि यार T20। बस की तरह मेरा लीग में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, किसी तरीके से मैं T20 फॉर्मेट में घुस जाऊं, किसी तरह मैं PSL में घुस जाऊं। तो उससे पहले का जो प्रोसीजर है ना, अगर आप वो अचीव नहीं करोगे तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे सस्टेन नहीं कर सकते। सही। इसके लिए आपको एक प्रोसीजर से आना पड़ेगा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ साइम अय्यूब की। साइम अय्यूब इस वक्त रिसेंटली एक प्रोसेस से आया पूरे, उसने पूरा अंडर 15, 17, 19 खेलता हुआ सीजन में तीनों फॉर्मेट में रन करता हुआ आया, तो इसलिए वो अलग दिखा है। अफगानिस्तान सीरीज में भी 15-16 रन किए, इम्पैक्टफुल किए, 49 की इनिंग खेली, इम्पैक्टफुल खेली, जहां टीम को जिस तरह की बैटिंग की रिक्वायरमेंट थी। तो वो एक तैयार मटेरियल है, अगर आप उसको चांस देंगे तो वो एक बड़ा प्रोडक्ट बन सकता है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, PSL की तमाम फ्रेंचाइजेज हैं, पिशावर ज़ल्मी है, क्वेटा ग्लैडिएटर, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान। एज अ प्लेयर सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी फ्रेंचाइज देती है और प्लेयर की ख्वाहिश कौन सी होती है कि यार इस फ्रेंचाइज में मैं पिक हूँ सबसे ज़्यादा? मैं अभी जैसे 6 साल के बाद जब मुल्तान सुल्तान में आया, टीम में जब मेरी टीम चेंज हुई पहली बार, तो मैं उनके साथ खेला। नो डाउट बहुत अच्छी फ्रेंचाइज है, माहौल भी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे स्टिल ये बिलीव है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज इन ओवर PSL। उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो इतना बैक करती है अपने प्लेयर को कि अगर किसी प्लेयर की फॉर्म नहीं है तो उसको वो कंसिस्टेंटली बैक करते हैं कि यार तुम करके दोगे, तुम हमारे मैच विनर हो। और एक प्लेयर को सिर्फ यही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि उसकी टीम उसको बैक करे ताकि उसको अपने अंदर के प्लेयर को जगाने में हेल्प मिले। सबसे ज़्यादा पैसा इस्लामाबाद? आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज के पास जो पैसा वो लाहौर कलंदर से शायद। हाँ, हाँ, क्योंकि और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ लाहौर कलंदर की जो मुझे लगती है कि वो जो पूरा एक सिस्टम चला रहे हैं ना पूरे ये साल का, वो बड़ा बेहतरीन है कि उनके पास हर साल कोई ऐसा प्लेयर आता है जो उनकी डेवलपमेंट प्रोग्राम से आता है और वो पहले ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाके पूरा वहाँ पे सीजन खेलता है, उसके बाद वो PSL में आता है। जैसे इस साल ताहिर बेग आया, इससे पहले हारिस रऊफ के साथ उन्होंने बहुत काम किया, शाहीन शाह को उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। एक इनका कप्तान था, मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा, जिसको उन्होंने कप्तान भी बनाया था बीच में, मैं नाम जहन में नहीं आ रहा मेरे, लेकिन उसको भी उन्होंने प्रॉपर बैक किया। आई थिंक लाहौर का ये स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है और इस्लामाबाद यूनाइटेड का PSL में ड्रेसिंग रूम का माहौल, टीम का माहौल, वो टॉप ऑफ द लेवल है। सही है। अच्छा, एक बात बताइए, पिंडी पिच पे बड़ी मीम्स बन रही हैं और बातें हो रही हैं कि भाई पिंडी पिच बड़ी फारिक है और बैट्समैन कुछ भी यूं कर रहा है तो चौका छक्का जा रहा है। क्या है आप ऐसा बॉलर? नादिर भाई, पिछले 15 साल से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और 15 साल में ऐसा नहीं कि मैंने पिंडी में कभी खेला नहीं, मैं बहुत खेला हूँ पिंडी में। पिंडी मेरी फेवरेट क्रिकेट हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा बाउंस भी होता था, पिच में हल्का सा ग्रास भी छूटता था और बॉल सीम स्विंग दोनों होता था। अब तो कब्रिस्तान लगता है, वो नहीं करे, रोड लगती है। कौन दफन है?
पता नहीं, सिर्फ छक्के ही लग रहे होते हैं उस ग्राउंड में। अब ये इस पीएसएल में तो एंड हो गया ना, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड लीग में सबसे हाईएस्ट एवर रन रेट बना इस पीएसएल में। सही है। रीजन पिंडी की पिच और पिंडी की बाउंड्रीज, यानी एज लग रहा है तो छक्का हो रहा है, मिस टाइम हो रहा है तो छक्का हो रहा है, हल्का सा बैट बॉल पैड पे लग रहा है तो चौका हो रहा है। यानी इतनी छोटी बाउंड्रीज और इतना स्ट्रेट विकेट कि यार बैक टू बैक पीएसएल की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ 8 सालों में कि लगातार बैक टू बैक मैचेस में 250-250 रन बन रहे हो, वो चेज भी हो रहे हो 18 ओवर में। तो मतलब इस साल तो बॉलरों की सारी जो इकोनॉमी, सारे जो स्टैट्स थे ना, वो हिल के रह गए और बैट्समैनों की ईद हो गई है। बैट्समैनों की ईद हो गई। बैट्समैनों की ईद हो गई। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, शादी पे आते हैं रोमान भाई। शादी लव मैरिज है? शादी अरेंज मैरिज है मेरी। Arrange marriage हाँ, है। मेरे अम्मी अब्बू की पसंद की शादी। तो घूंघट आपने उठाया पहली दफा भाभी को तब देखा था? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो आपने क्या कर रखा? निकाह मेरा पहला हुआ। उमर शरीफ साहब का डायलॉग याद आ गया मुझे। हाँ। तो नहीं, मैं जब वालदैन ने मेरे पसंद किया और तो पहले मुझे दिखाया उन्होंने कि ये हमने आपकी नहीं पसंद किया। और इत्तेफाक ऐसा है, मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ कि मेरी जो वाइफ है और जो मेरी सिस्टर जिस घर में ब्याई हैं, तो उनके जो बड़े भाई हैं उनकी बेटी है। तो मेरा मतलब जान पहचान पहले से हमारी थी, और जिस फ्लैट में मैं रहता था उस फ्लैट में वो 3rd फ्लोर पे रहती थी। तो वहीं मेरी बहन की शादी हुई। उसके बाद जब वो सफूरा के पास आ गई गुलशन मेहरान में, तो देन उस वक्त हम सारे रूम में थे। तो फिर मेरा ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के बाद जो है वो ब्रेकअप हुआ था? हाँ, मेरा ब्रेकअप हुआ था। यहाँ बताया यार, ये कोई हाँ, ये कोई यूपी की लड़की थी क्या? नहीं, मेरा ब्रेकअप हुआ था। मेरी खुद की पसंद थी और मेरी वालदैन ने प्रॉपर उसको मतलब बैक किया था कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हारी पसंद है तो हम करते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसे सिनेरियो बने कि जिसकी वजह से खानदान में ही थी। तो आज वो पछता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने नादिर भाई, क्योंकि मैं जजमेंटल नहीं हो सकता किसी के लिए। रोमान रईस छोड़ दिया उसने यार, कोई मतलब उस वक्त मैं ये जजमेंटल नहीं हो सकता। जो क्रिस गेल को आउट कर रहा है, जो ब्रेंडन मैकलम को आउट कर रहा है। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी वाइफ है वो हाफिजा भी है माशाल्लाह से, और बहुत ही पुरसुकून मेरी लाइफ गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का उतना कम है कि जो मेरे वालिदैन ने मेरे लिए वाइफ चुनी वो बहुत बेस्ट है माशाल्लाह। बहुत बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेस्ट विशेस आपको, बिल्कुल, आपके लाइफ में, आपके कैरियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सेहत के लिए। आप जो बोलते हैं सच बोलते हैं, ऐसा ही है, और आप दिल से बोलते हैं। थैंक यू सो ये मच। मैंने महसूस किया है आपसे हमेशा मिलके, और मैं दुआ गो हूँ कि जल्द आपको इंटरनेशनल मैचेस में देखें, हम लोग बैक करें आपको, और आप डंडे उड़ा रहे हो इंशाल्लाह बड़े बड़े प्लेयर्स के, और इसी तरीके से खड़े हो जिस तरीके से आपका स्टाइल है। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच नादिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, रोमान रईस साहब, बड़ा मज़ा आया मुझे, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी मज़ा आया होगा। बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई हैं। तो इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे। हर चीज़ का एक वक्त होता है। आज इस पॉडकास्ट का वक्त आ गया है कि इख्तिताम किया जाए इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और रोमान रईस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।